स्वागत है फेस टू फेस विद अक्षय में। और आज फेस टॉक में हमारे मेहमान हैं बुंदेलखंड के युवा कवि पंकज पंडित। उनसे हम ढेर सारी बातें करेंगे, उनके कवि बनने के सफ़र के बारे में हम उनसे चर्चा करेंगे। साथ ही आज का जो हमारा मुद्दा है समलैंगिकता का, उस पर भी हम उनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे कि उनका और ग्रामीण परिवेश का क्या नज़रिया है। और अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि वो हमसे जुड़ जाएं और हम कोशिश करेंगे कि उनसे हम वो सारी बातें करें जो आपके मन में है, और हमारे मुद्दे पर भी हम उनसे बात करें, ऐसा भी प्रयास करेंगे। नमस्कार पंकज जी, आपका स्वागत है फेस टॉक में। नमस्कार, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया पंकज जी। और पहले मैं जरा दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि इस समय कोरोना की एक महामारी फैली हुई है हमारे देश में। इस समय धैर्य की बड़ी आवश्यकता है। यदि हम इस समय धैर्य बनाकर रखें तो निश्चित ही यह समय जो है वो गुजर जाएगा। दो पंक्तियां आप तो उन कवि से सम्मान भी पा चुके हैं, राष्ट्रीय ओज कवि डॉक्टर हरिओम पवार जी। उनकी दो पंक्तियां हैं, चर्चा है अखबारों में, टीवी और बाजारों में, गांव और गलियारों में, दिल्ली के दरबारों में। इस समय हर जगह सभी लोग कोरोना पे चर्चा कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि ये महामारी, ये संघर्ष जो है वो कम दिनों का नहीं, ये कई महीनों तक चलने वाला एक संघर्ष है। इस पर हम प्रतिदिन के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। केवल धैर्य बना के रखने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा कि जब हम दफ्तर जाते हैं, हमारे पास नहीं होती, तब भी हम परेशान रहते हैं। जब हमारे पास हुआ है, हम कहीं घर पे बैठे हैं, तब भी हम परेशान हैं। कहीं ना कहीं इसकी वजह कुछ और है। इसकी वजह यह है कि हमने हर माहौल का अधिक अपेक्षा अपने आप से लेकर एक अपने ऊपर तनाव बना लिया, अपने ऊपर एक बोझ इकट्ठा कर लिया। इसलिए हम हमेशा परेशान रहते हैं, चाहे छुट्टी मिली हो या ना मिली। तो जरूरी है देशवासियों को इस समय धैर्य बनाकर रखें, ये इस समय निश्चित ही गुजर जाएगा। पंकज, आपका दोबारा स्वागत है फेस टॉक में। और क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज तो आ रही है, लेकिन बीच में हल्का सा गैप हो रहा है, शायद कट रही है बीच में। हो सकता है नेटवर्क की समस्या हो। हाँ हाँ, थोड़ा बहुत लैग रहेगा। यदि आपको लगे कि बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रहा है तो आप हमें बता दें। जी। तो मैं अपने साथियों को बताना चाहता हूँ कि आज हमारे साथ हैं बुंदेलखंड के युवा कवि पंकज पंडित, जिन्होंने अपनी कविताओं से देश भर में अपने गांव का नाम रोशन किया है, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। यह बचपन से ही इनका रुझान जो था वो कविता और भाषणों की तरफ ही था। यह जो है साहित्य की तरफ झुकाव वाले व्यक्ति रहे हैं। और इन्होंने जो मेहनत की है वह अब असर दिखाने लगी है, रंग लाने लगी है। पंकज जी, आप बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव से आते हैं। आप बताएंगे कि बुंदेलखंड में यह गांव कहाँ पर है और ये कितना बड़ा गांव है? जी। जी, उत्तर प्रदेश में एक नीचे झुका हुआ जिला है ललितपुर, जो तीन जी तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। तो ललितपुर में तहसील महरौनी है, जो मुझे लगता है, और जैसा कि आप सबको पता होगा, कि ललितपुर जिले की सबसे बड़ी तहसील है। जी उस बड़ी तहसील में एक गांव आता है पठा, जी जहां पर लगभग 4,000 4,500 के लगभग वोटिंग है, और जी करीब 8 से 9 हजार वहां की जनसंख्या है। और उसी छोटे से गांव का मैं एक निवासी हूँ। और बचपन में मेरी पढ़ाई यहीं पर हुई है, यहीं में इस मिट्टी में खेले हैं, और जी यहीं से कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास किया है। और अब बारी है, जब हम समझदार होते हैं तो कहीं ना कहीं मन में ये विचार है कि इस मिट्टी का हमें जितना हो सके, जैसा भी हो सके। साथियों, बीच बीच में पंकज जी की आवाज कट रही है, आप जुड़े रहें। जी पंकज जी बोलिए। जी, आवाज आ रही है क्या पूरी हाँ जी, जी? आ रही है। जी। तो ललितपुर में मैंने बताया कि ललितपुर जिले में महरौनी तहसील में एक गांव पड़ता है पठा। जी तो मैं पठा का निवासी हूँ, और बचपन से ही मेरी पढ़ाई पठा में हुई है। और एक ही विचार को लेकर मैं अपना काम कर रहा हूँ, जी कि जैसे भी हो सके, जितना हो सके, इस मिट्टी का मुझे कर्ज अदा करना है। देश के लिए कुछ करना है, अपने कर्तव्यों का पालन करना है। पंकज जी, बुंदेलखंड की छवि जो है, अगर हम बात करें, तो यदि हम महारानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो उसके अलावा हम बहुत ही कम सुनने को बुंदेलखंड को हमें मिलता है। क्योंकि महारानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनकी चर्चा को हम छोड़ दें और उसमें भी ये जिक्र करें कि महारानी लक्ष्मीबाई जो है वो मध्य प्रदेश से थी। वो उन्हीं
अलावा हम बुंदेलखंड की जो चर्चा है वो कम ही सुनते हैं। मैं आपको बताऊं कि जो एक राष्ट्रीय प्रगतिवादी महान कवि हिंदी साहित्य के हुए हैं, केदारनाथ अग्रवाल जी, उनकी बुंदेलखंड का आदमी नाम की कुछ पंक्तियां हैं। उसमें जो बुंदेलखंड का चित्रण है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। वो कहते हैं कि तंबाकू खाकर पीक उगलते, गंदे यश से धरती रंगते, उभर बातों की चर्चा के फव्वारे फैलाते जाते हैं। यानी जो बुंदेलखंड का आदमी है बस गुटखा खाता है, दो और जो है कि फालतू की ही बातें करता है। तो क्या बुंदेलखंड की स्थिति आज भी यही है? जी हाँ भाई साहब, आपने सही कहा। जिस प्रकार लोगों की दृष्टि है, और हम आप देख रहे हैं कि बुंदेलखंड के लोग आज भी पलायन करते हैं। इसका कारण यही है कि व्यक्ति कोई आज बुंदेलखंड में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उस पलायन को रोक सके। उसका कारण यही है कि बुंदेलखंड जिस स्थिति में था आज वहीं पर खड़ा हुआ है। परंतु ऐसा नहीं है। हमें अपनी मिट्टी पर हमेशा गर्व होना चाहिए। बुंदेलखंड की वह माटी है जहां महाराजा छतरपुर का नाम आपने सुना होगा। हालांकि ये बुंदेलखंड में ही है, तो छतरपुर बुंदेलखंड की वह माटी है जहां महाराजा छत्रसाल जैसे राजा भी पैदा हुए, जिन्होंने महाकवि भूषण को अपनी कांधे पर पालकी में बैठाया था। और महारानी लक्ष्मीबाई हो, जिन्होंने मुझे लगता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में वह सबसे बड़ी वीरांगना के रूप में हमारे बीच में आदर्श के रूप में है, और सबसे कम उम्र में जो लड़ाई लड़ी जिन्होंने और शहीद भी हुई। तो ये हमें कुछ ना कुछ उनसे सीखना तो अवश्य चाहिए। और जहां तक आपने तंबाकू की बात की, गुटखा खाने की बात की, ये तो स्थितियां अभी भी बरकरार हैं, इसमें कोई निसंकोच मैं ये बात कह सकता हूं। आज भी लोग नीम के पेड़ के नीचे बैठकर ताश खेलते हैं, पत्ते खेलते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, और कहें तो जिंदगी आराम से वो सोचते हैं कि हम सुखमय जिंदगी बिता रहे हैं। परंतु मैं कहना चाहता हूं कि वो जिंदगी सुखमय नहीं है। उन्हें उनका कोई लक्ष्य ही नहीं है। वो जिंदगी केवल जीना चाहते हैं। हालांकि अगर कोई बाहरी व्यक्ति उस अपने दृष्टिकोण से देखे तो वह बुंदेलखंड के व्यक्ति को आलसी ही कहेगा। परंतु मैं एक बात से भाई साहब आपसे कहना चाहूंगा सर, कि हम कई बार सोचते हैं कि हिंदुस्तान द्वापर युग में और त्रेता, जब हम अपना इतिहास पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो जब हमने पढ़ा कि हिंदुस्तान में पुष्कर विमान था जिस पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बैठकर आए, ये अच्छी बात है, पुष्कर विमान था। परंतु ये कहीं ना कहीं हमारे हृदय में अहंकार पैदा करता है कि हमारे पास पुष्कर विमान था लेकिन आज क्यों नहीं है। तो हमारे मन में, हम इतिहास को पढ़ते हैं लेकिन वो हमारे मन में अहंकार पैदा करता है कि हमारे पास पुष्कर विमान था, हमारे पास हनुमान जैसी शक्ति थी जो योजन को पार कर देती थी, 2500 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो हवा में उड़ते थे। तो ये हमारे मन में अहंकार पैदा करता है, और हमने भगवानों को एक अलमारी में बैठा के रख दिया ऐसे पीछे, और उन्हें पूजने लगे। उससे यह सिद्ध होता है कि हम उन जैसा बन नहीं सकते, केवल उनकी पूजा करते हैं। वो तो भगवान है, हम इंसान हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर पुष्कर विमान है तो हम प्रयास ये करें कि वो था नहीं, वो आगे भी रहे। हम गरीब क्यों हैं आज, पहले अगर अमीर थे तो आज अमीर क्यों नहीं है, इस पर हमें विचार करना है। बिल्कुल पंकज जी, तो हम ये मान लें कि केदारनाथ अग्रवाल जी ने जो चित्रण किया है, ऊपर की दो पंक्तियां उनकी ठीक हैं कि लोग तंबाकू खाते हैं, इधर उधर थूकते फिरते हैं, लेकिन जो बात की दो पंक्तियां हैं कि वो फूहड़ चर्चा करते हैं, ऐसा नहीं है। आपसे चर्चा करके ये सिद्ध हो रहा है कि हम लोग एक स्तर की चर्चा करने में जुटे हुए हैं इस समय। और बुंदेलखंड के लोग जरूरी नहीं है कि हमेशा फूहड़ चर्चा ही करते रहें। पंकज जी, हम बात को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले, क्योंकि आप कवि हैं, तो किसी भी चर्चा की जो शुरुआत है वो कुछ कविताओं से हो, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथियों को दो पंक्तियां यदि सुनाना चाहें। जी जरूर। अभी कोरोना रूपी महामारी संपूर्ण देश में अपने पैर फैला चुकी है। तो इसी संदर्भ में जब लोग विदेशों से या फिर देश के बड़े बड़े शहरों महानगरों में जो रहते हैं वो अपने गांव वापस लौट रहे हैं, तो ये स्थिति वही है सर, कि लोग ख्वाब तो बहुत अपने आंखों में उन्होंने पाल के रखे हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, परंतु आगे कौन व्यक्ति आना चाहता है, सबसे बड़ी बात यही है। तब मैंने अभी हाल ही में 4 पंक्तियां लिखी थी कि मरघटों में प्रथम जाकर कौन मरना चाहता है, मरघटों में प्रथम जाकर कौन मरना चाहता है, पन घटों से आज पानी कौन भरना चाहता है, और भोग 56 भोजनों में चाहते हैं सब, मगर गांव में खेती किसानी कौन करना चाहता है, गांव में खेती किसानी कौन करना चाहता है, गांव में खेती किसानी कौन करना चाहता है। बहुत कौन अच्छी करना बात चाहता है। यदि सभी लोग नौकरी करना चाहेंगे, शहर ही जाना चाहेंगे, तो आज आप जो स्थिति देख रहे हैं कि घरों में किसी और चीज की आवश्यकता नहीं रही, केवल रोटी पानी की आवश्यकता रह गई है। तो यदि किसान
खेती नहीं करेगा तो इस समय लॉकडाउन में बड़ी बुरी स्थिति हो जाती है। यदि हम अनाज नहीं उगा रहे हैं गाँव के किसान, तो शहर में जो बंद है, जिसने हजारों लाखों रुपए कमा लिए, लेकिन वो अनाज, वो आटा खरीदने के लिए यदि वो होगा ही नहीं तो उन पैसों का क्या करें। आपने बहुत ही जरूरी संदेश दिया है आज की बात के माध्यम से कि कितनी भी तरक्की देश की हो जाए, लेकिन किसान की तरक्की होना बहुत जरूरी है। यदि उन्हें उनकी जो उपज है उसका उपयोगी मूल्य नहीं मिलेगा, उन्हें एक सार्थक मूल्य नहीं मिलेगा, तो किसानी और खेती से भागेंगे। तो यदि कोई किसानी खेती नहीं करना चाहेगा तो निश्चित ही रूप से जो हम किसी भी तरक्की को पालें, लेकिन जो एक समाज का सबका विकास जो होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। तो किसानों पर ध्यान देने की तो निश्चित ही आवश्यकता है। हालांकि सरकारों की तरफ से किसानों के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन किसानों को भी समझाना ये बहुत जरूरी है। कई बार होता है कि किसानों को खुद नहीं मालूम होता है कि उनके लिए क्या क्या योजनाएं आ रही हैं। तो आपने बात बिल्कुल सही कही, हमें उनके प्रति संवेदनशील होना जरूरी है। सिर्फ योजनाओं से कुछ नहीं होता है। एक जो आम आदमी, सरकार कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन शहर का जो एक व्यक्ति है उसको गांव के किसान के प्रति संवेदनशील भी होना चाहिए, उसकी जरूरतों को भी समझना चाहिए। और यह नहीं हो कि बाकी जगह तो बहुत महंगा महंगा खर्चा कर देते हैं, मॉल जाते हैं, छोटी सी चीज लाखों में ले आते हैं, लेकिन जब किसानी में उनकी उपज को कुछ पैसे देने की बात आती है तो उस पर मोल भाव होता है। आपने बहुत सही अपनी पंक्तियों से किसानों के दर्द को बयां किया है। और जो आपने एक गांव की स्थिति बताई है कि यदि अब कोई खेती किसानी नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। पंकज जी, हम बात को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, आज जो हमारे साथ मौजूद हैं बुंदेलखंड के युवा कवि हैं पंकज पंडित, जिनका पंकज विधुआ पूरा नाम है, और पंकज पंडित इन्होंने इस नाम से कविताएं करना प्रारंभ किया है। पंकज जी जो पहले डॉक्टर बनने का सपना लिए, इन्हें डॉक्टर बनना था, और गांव से और उसके बाद ये अपनी तहसील महरौनी से पढ़ाई करके कोटा, जो आप लोग कोटा का नाम तो सभी जानते हैं, सभी लोग तैयारियां करने जाते हैं ऐसी जगह पर, क्योंकि बड़े सपने देने वाला और पालने वाला वो शहर है, और कईयों के सपने वहाँ पूरे भी होते हैं। हालांकि कईयों के सपने नहीं भी पूरे होते हैं, क्योंकि जिंदगी ने उनके लिए कुछ और बेहतर लिखा होता है। सभी के सपने एक ही जगह जाकर पूरे हों, एक ही शहर में, ये जरूरी नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया है, सबके सपने किसी अलग अलग शहर में हैं। पंकज जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कैसे आप डॉक्टरी की तैयारी को छोड़ कविता के सफर में आपने कदम है जी। दरअसल लोगों का ऐसा मानना था, परिवार का ऐसा मानना था, रिश्तेदारों का मानना था कि मैं पढ़ाई में होशियार हूँ। हालांकि मुझे इस बात का कभी आकलन नहीं मैंने किया, ना मुझे ऐसा अपने आप में कभी महसूस हुआ। तो सबकी ऐसी इच्छाएं थी, अभिलाषाएं थी कि तुम एक अच्छे डॉक्टर बनो। और हाँ, पिताजी ने तो ये भी कहा था कि महरौनी में जो अपना मकान है वहां आपकी हॉस्पिटल होगी। लेकिन दुर्भाग्य ये हमारा कि हम उनके सपने को पूरा नहीं कर सके। उसका आज भी मुझे खेद है। मैं 2015 में कोटा पहुंचा, वहां मैंने एलएन ज्वाइन की। उस समय नीट नहीं हुआ करती थी, एआईपीएमटी होता था। तो आंखों में एक सपना था, दिल में एक आशा की किरण भी थी कि आने वाले कल में मैं भी एमबीबीएस डॉक्टर बनूंगा। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि पढ़ाई करते रहे और प्रथम प्रयास मेरा असफल रहा। और वहां से एक, आप ये समझ लें कि मन में एक निराशा उत्पन्न हुई। वो निराशा इस प्रकार की थी कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बना तो फिर क्या करूंगा। बस प्रश्न केवल यही था मेरे हृदय में। और चूंकि घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां शुरू से थी, हालांकि बचपन में मैंने, बुंदेलखंडी एक कहावत है कि एक पूत चूल्हे में मूत। तो ये कहावत मेरे दिमाग में सदैव रही कि क्यों एक लड़के को खराब माना जाता है। तब मैंने ऐसा सोचा कि भगवान राम भी अपनी माता की कोख से एक ही पुत्र थे, उनकी माँ के एक ही पुत्र थे वो। तो कभी कभी ऐसा नहीं है कि हर बार एक ही पुत्र खराब निकले, कई बार राम जैसे पुत्र भी हो जाते हैं। तो मेरे मन में केवल एक ही विचार था कि क्या मैं अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर पाऊंगा। इसी उम्मीद के साथ मैं काम करता रहा। प्रथम प्रयास मेरा असफल रहा, तो मन से कुछ विचार निकले। हालांकि मैं मंचों पर भाषणों के रूप में, नाटकों के रूप में उद्बोधन देता रहता था, प्रतियोगिताओं में भाग लेता रहता था। तो करीब मैं 8 वर्ष से मंचों पर हूँ, और वो एक अंदर से जुनून था बोलने का। तो मैंने कुछ विचार लिखे, तुकांत लिखे, तुकांत कविता में परिवर्तित हो गए। अब मुझे ये पता नहीं था कि ये भी कोई क्षेत्र होता है जिसमें आगे चल के हमें काम करना है। तो पहली बार जब कोटा में 2015 में कुछ मौतें हुई, वहां विद्यार्थियों ने असफलता के कारण उन्होंने सुसाइड की, कुछ ने फांसी लगाई, कुछ ने तरह तरह चंबल में कुछ कूद गए। तो मन में ऐसे विचार आए, ख्याल आए कि ये बेचारे अपने घर परिवार को छोड़कर जो कोटा में रह रहे हैं,
अगर आप पास नहीं हो पाए परीक्षा में तो इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी जान को गंवा दें। बिल्कुल और भी दुनिया में काम है और भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम अपनी सफलता का लोहा मनवा सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो फिर मैंने कुछ तुकांत लिखे, कुछ कविताएं लिखी। पहली बार कलेक्टर महोदय के आदेश पर कोटा में फंडे नाम का एक उत्सव शुरू किया गया उस कोचिंग में। जी, तो महीने की आखिरी तारीख में यह कार्यक्रम रखा गया। तो जितने भी वहां पर अध्यापक थे उन सब ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी। जी, उस फेज में मैं भी एक छोटा सा विद्यार्थी, बड़ा जैसा आज मेरा लुक है आप देख रहे हैं, जी, चाणक्य की तरह समझ लें या गजनी की तरह समझ लें। जी, जी, तो मैं इसी रूप इसी वेशभूषा में था, बाल एकदम छोटे छोटे करा के पीछे बैठा हुआ था। तो जी, वहां से माइक से एक सूचना होती है कि जो भी विद्यार्थी अपनी कला को यहाँ बिखेरना चाहता है वो मंच पर आ जाए। जी, तो मेरे मित्रों को पता था, इस बात से अवगत थे कि मैं कुछ कविताएं या शायरियां लिखता हूँ। तो सबने पीछे से शोर मचा दिया कि पंडित पंडित। जी, अब ये नाम भी मुझे पता नहीं था कि मैं पंडित हूँ या विधुआ हूँ। हुँ, तो लोगों ने कहा ठीक है, पंडित पंडित कौन है, पंडित मंच पर आ जाए। और मैं इस तरह से एक आशा लिए और हालांकि आत्मविश्वास की कोई कमी तब भी नहीं थी। जी, आत्मविश्वास मेरा तब भी लबालब था और मैं मंच पर पहुंच गया। उस समय मेरे सामने हजारों हजार लोग थे, जिसमें मेरे सहपाठी मित्र भी थे, अध्यापक भी थे। और उस समय मैंने कुछ अपनी कविताएं सुनाई और कुछ दूसरे विशेष महनीय कवियों की कविताएं सुनाई। और जी, वहां मुझे आप ये समझिए कि कुछ ऐसा महसूस हुआ कि हाँ, मैंने कुछ आज अच्छा किया है। भले ही मैं पहली साल परीक्षा में पास नहीं हो पाया, लेकिन आज मैं उस परीक्षा में पास होता हुआ नजर, ऐसा मुझे लग रहा था कि वो परीक्षा में पास मैं हो रहा हूँ। जी, और जब मैं बैठा तो अगले दिन जब मैं अपनी कक्षा में पहुंचा तो वहां हजारों लोगों के साथ मैंने उनसे हाथ मिलाना, नमस्कार करना, राम राम करना, और भाई कहाँ से हो, ऐसा थोड़ा सा एक मतलब कुछ लगा कि मैंने इनसे अलग किया है और जी, मैं इनसे अलग हूँ, ऐसी जी, मुझे वहां पर ऐसा मुझे महसूस हुआ। और फिर कुछ अध्यापकों द्वारा भी मुझे सहानुभूति मिली, सहायता मिली कि बेटा आप इस क्षेत्र में भी अच्छा कर सकते हैं। जी। फिर मैंने कविताओं को और धीरे धीरे आगे लिखना किया और धीरे धीरे आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। पंकज जी, तो आपका जो सफ़र रहा कि आप तैयारी करने कोटा पहुँचे और पहली असफलता के बाद थोड़ा-सा आप निराश ज़रूर हुए, लेकिन फिर आपने इस बात को समझा, जो कि कई लोग समझ नहीं पाते, कि ज़रूरी नहीं है कि सबकी मंज़िल है, सबका रास्ता एक हो। सबके रास्ते अलग हो सकते हैं और सबकी मंज़िलें हो सकता है, जिस मंज़िल पर वो प्रयास कर रहे हैं, उससे बड़ी कोई और मंज़िल उसके लिए ईश्वर ने बना रखी हो। तो निश्चित ही निराश नहीं होना चाहिए असफलताओं से। जीवन आपका उदाहरण है और दुष्यंत कुमार जी की कविताएं आपकी इस सफर पे बिल्कुल फिट बैठती हैं कि ये सच है कि पाँवों ने बहुत कष्ट उठाए, ये सच है कि पाँवों ने बहुत कष्ट उठाए, मगर चलो पाँव फिर भी राहों को धोआए। तो दुष्यंत कुमार जी की इस कविता को आपका जीवन चरितार्थ कर रहा है। पंकज जी, मैं आपसे आगे ये जानना चाहूंगा कि आप एक छोटे से गांव से आते हैं। बुंदेलखंड यूपी या एमपी का कुछ हिस्सा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में गांव में स्थिति ये रहती है कि या तो लोग खेती करते हैं यदि उनके पास जमीन है, यदि नहीं है और गरीब है तो वो मजदूरी करते हैं, अन्यथा लोग शिक्षा में ध्यान देते हैं। परिवार के लोग बच्चे को शिक्षित करके और यह प्रयास करते हैं कि बच्चा कोई नौकरी करे। तो इस समय में जहाँ पर इस तरह का माहौल है कि अधिकतर लोग शिक्षा प्राप्त करने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग नौकरी करना चाहते हैं, तो क्या आपके से दबाव नहीं रहता है कि आप ये कविता में कहाँ यार पढ़ गए हो, कुछ नौकरी वोकरी करो, तुम होशियार, ऐसा नहीं है कि आप होशियार नहीं है। यदि आप होशियार नहीं होते, आपका प्रतिभा नहीं होती, तो आप कविता के क्षेत्र में भी आगे नहीं जाते। तो क्या आपके घर वाले या आपके समाज में जहाँ आप रहते हैं या सगे संबंधी, वहाँ से किसी तरह का आपको दबाव महसूस नहीं होता है कि आपने शिक्षा जो प्राप्त की है, जैसे भी आपने इंदौर से आपने अपना कॉलेज पूरा किया है, तो आगे उस शिक्षा को ले जाना चाहें या कुछ आप करियर, नौकरी, इस तरह का कुछ आपका आप पर दबाव नहीं है आपकी इच्छा में? जी सर, मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि दरअसल दबाव ये जनता है। जमाना क्या सोचता है, अगर हम यही सोचेंगे तो फिर जमाना क्या सोचेगा। जी, मैंने सदैव इसी पंक्ति को अपने हृदय में रखकर अपना काम किया है। और मैं एक बात बताऊं कि दबाव मैंने भी कई बार सुना है कि नौकरी नहीं लगी इस कारण कविताएं करने लगे हैं। जी, आज भी ये बातें सुनने को मिलती हैं। हुँ, और पिताजी आज भी कहते हैं कि कोई एक ठोस व्यवसाय अपना देख लो, इसके बाद हुँ, कविताएं करते रहना। जी, लेकिन मैं कहता हूं कि ये कविताएं मैंने करना नहीं सीखा है, तो ईश्वर की कृपा है। मैं जी, माध्यम हूं, अगर वो चाहते हैं मैं कविताएं करूं तो मैं कर रहा हूं।
और बिल्कुल। जब तक वो चाहेंगे तब तक मैं करूंगा, उसमें ना मेरा कोई योगदान है, ना मैं इससे इसको छीन सकता हूं। जी, और एक बात मैं ये कहना चाहता था कि सुग्रीव और बाली भी सिंहासन के लिए लड़े। बिल्कुल। अयोध्या में भी भरत, हालांकि वहां लड़ाई नहीं हुई, लेकिन जो भी हुआ वो केवल सिंहासन के कारण हुआ। हुँ, महाभारत भी सिंहासन के कारण हुआ। बिल्कुल सही। तो अब बात केवल यही है कि आप लड़ाई के माध्यम से अहंकार को पाना चाहते हैं या शांत रहकर आत्मज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो मैं सिर्फ यही सोचता हूं कि अगर लोग दबाव डालते हैं, लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो मैं उनसे लड़ूं या उन्हें जवाब दूं, ये मेरे संस्कार नहीं है। मैं उन्हें सुन लेता हूं हुँ, और कोशिश करता हूं, हालांकि मैं बचपन से थोड़ा क्रोधी प्रवृत्ति का हूं जी, और क्रोध मुझे भी आता है, लेकिन धीरे धीरे मैं प्रयास कर रहा हूं कि उसको मैं समाप्त कर सकूं, जी, क्योंकि क्रोध से हमें कुछ हासिल नहीं होता है कभी भी, ये बात बिल्कुल सत्य है। और सत्य ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। तो मेरा सिर्फ यही मानना है कि व्यवसाय हालांकि जरूरी है, कविता दिल भरती है, लेकिन पेट भरने के लिए कुछ आवश्यकता होती है। लेकिन बिल्कुल। आज के युग में ऐसा नहीं है, कविता से भी हमें पैसे मिलते हैं। और वहां भी हम पैसे, आजकल सभी कवि, बड़े बड़े कवियों को आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, बिल्कुल, वो भी आज के समय में लाखों रुपए ले रहे हैं। जी, तो ये भी एक चुनौती ही है कि जब तक, हालांकि लोगों को यह है कि सरकारी नौकरी मिलने के बाद आप एक मतलब ठोस एक स्थायी आप हो जाते हैं कि हाँ, आपको उम्र भर के लिए कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर नौकरी नहीं मिली तो इसका ये मतलब नहीं कि हम जिंदगी नहीं जी सकते हैं। बिल्कुल। मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। तो मेरा यही मानना है कि अगर नौकरी नहीं मिली या नौकरी नहीं कर पाया, तो कविताओं के माध्यम से भी मैं इतना बड़ा, इतना कुछ करके दिखाना चाहता हूँ इस समाज को, इस देश को, ऐसे लोगों को जो अपनी कुंठित मानसिकता का शिकार हैं, कि हुँ, नहीं, ऐसा नहीं है। और प्रश्न चिन्ह तो भगवान श्री राम पर भी लगाए गए, बिल्कुल, बिल्कुल। माता सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। तो हम तो इंसान हैं और सामना करेंगे डटकर। पंकज जी, समाज क्या कहता है इसको तो हम कई बार देख लेते हैं, हम उसको अपने हिसाब से टैकल कर लेते हैं, क्योंकि समाज से हम दिन रात उसके साथ उठते बैठते नहीं हैं। हम स्थान शहर बदल दें तो समाज बदल जाता है, लेकिन माता पिता हमारे साथ हमेशा रहते हैं। यदि हम शहर में दूर भी हैं तो भी उनसे हर दिन बात भी होती है। माता पिता कि आप जो अब कवि के बनने के सफर पर, और अब आप कवि बन गए और बड़ी बड़ी कविताएं कर रहे हैं, मैं दर्शकों को बता दूं कि पंकज जी जो हैं, अखिल भारतीय युवा कवि सम्मेलन में प्रतिभाग करने वाले 12 युवा कवियों में से एक रहे। पिछले वर्ष मेरे ख्याल से शायद ये सम्मेलन हुआ था। अभी पंकज जी इस पर और जी। चर्चा करके बताएंगे। तो ऐसा आपने इतने बड़े स्तर पर कविता की, उसके बाद आप आकाशवाणी छतरपुर पर भी आपने कविताएं की हैं, कई टीवी न्यूज चैनल पर भी कविताएं की हैं, और अब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में भी आपको बुलाया जाता है कविता करने। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप इस सफर पे थोड़ा आगे बढ़ गए, कुछ पॉजिटिव सब दिखने लगे हैं, कुछ अच्छाइयाँ दिखने लगी, तो क्या अब आपकी माताजी या पिताजी ने अब आपके जो आपने विकल्प चुना है जीवन में, उसको आपको सहयोग देना प्रारंभ कर दिया है? जी भाई साहब, लोगों की मानसिकता दरअसल ये है कि कोई व्यक्ति यदि सरकारी नौकरी कर कर पैसा कमा रहा है, उसके माता पिता प्रसन्न हैं। लेकिन यदि कोई वही व्यक्ति, दूसरा कोई व्यक्ति यदि ताश के पत्ते में 10,000 रुपए प्रतिदिन कमा के ले आता है, तो कई माता पिता ऐसे भी होते हैं जो उस पर प्रसन्न हो जाते हैं सही। कि हाँ, क्योंकि उन्हें केवल भौतिक बात दिख रहा है, पैसे दिख रहे हैं। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण चिंताजनक स्थिति है। बिल्कुल। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि आपका साध्य तभी पवित्र हो सकता है जब आपका साधन पवित्र हो। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि आप किसी मंजिल तक जाने के लिए आप किसी भी मार्ग को चुन लें। तो हमारे पिताजी का यही मानना है कि आप अच्छे बनकर, अच्छे काम कर कर, अच्छा मार्ग चुनकर पैसे कमाएं, नाम कमाएं, इज्जत कमाएं, दौलत कमाएं, शोहरत कमाएं, तो अच्छा है। और वो ये कहते हैं कि लाखों हजारों रुपए बेईमानी के और किसी को लूटपाट करके कमाने से अच्छा है कि आप जी। अपने घर में दाल रोटी खाइए और थोड़ा बहुत कमाएं। हालांकि बिल्कुल। अभी प्रसन्न है, दिन प्रतिदिन उन्हें अच्छा रिजल्ट मैं दे रहा हूं। आप जी। सबकी मोहब्बत है, ईश्वर की कृपा है कि अच्छे परिणाम मुझे मिल रहे हैं। तो वो प्रसन्न है। फिर भी उनके मन में अभी भी कहीं ना कहीं एक प्रश्न है कि मैं अपने जीते जी अपने लड़के को, अपने पुत्र को एक अच्छे मुकाम पर या फिर एक स्थायी होना देखना वो अभी भी चाहते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य बिल्कुल, ये तो खैर माता पिता का मोह होता ही है, और वो है। जी। कितना भी अच्छा बच्चा एक स्थिति में हो, वो और उससे अच्छी स्थायी स्थिति में उसे देखना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से आप प्रयास कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। और आपके अपनों की, आपके
जो आपकी कविताएं सुनते हैं, उन सभी की दुआएं तो आपके साथ हैं ही, लेकिन आपकी खुद की प्रतिभा और आपका खुद जो एक दृढ़ आपने जो इच्छा शक्ति है, वही आपको आगे लेकर जाएगी। और आप जो डाउन टू अर्थ इतने हैं, आपके अंदर बिल्कुल भी इस बात का अहम नहीं है, क्योंकि मैंने कई लोगों से आपके बारे में जाना समझा है, तो सभी लोगों का यह कहना है कि इतने बड़े उच्च स्तर की योजनाएं करने के बावजूद भी आप इतने सहज हैं। जब आपसे मिला जाता है तो आपके अंदर वो सहजता कूट कूट कर भरी हुई है। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आपकी वो सहजता आप में बरकरार रहे और आप बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंचे। पंकज जी, अब हम एक बार थोड़ी सी चर्चा अपने आज के मुद्दे पर भी कर लेते हैं। साथियों, आज का हमारा मुद्दा है समलैंगिकता का। और समलैंगिकता एक ऐसा विषय है जिस पर समाज में हम लोग अधिक बात नहीं करते हैं। लोग इस तरह के मुद्दों पर बात करने से बचते हैं। वजह उनकी कुछ भी हो सकती है। एक वजह यही भी हो सकती है कि ऐसी चीजों का वो अपने सामने सामना नहीं करते हैं, या उस चिड़िया की तरह हमारी स्थिति हो गई है जो अपनी गर्दन को रेत में घोंप लेती है और सोच लेती है कि अब आसमान नहीं गिर रहा है, या आसमान गिरेगा तो मैं अपने पैरों से उस आसमान को साध लूं। तो कहीं ना कहीं हम आंखें मूंद रखी हैं हमने, क्या इस तरह के मुद्दों से, या हम उनका सामना नहीं करते, इसलिए ऐसे मुद्दों पर बात नहीं करते। पंकज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, समलैंगिकता के मुद्दे पर बुंदेलखंड प्रवेश या ग्रामीण स्तर पर या कोई किसी तरह की जागरूकता है क्या? इस तरह की मुद्दों पर कभी बात होती है? बिल्कुल भी बात नहीं। जी, ग्रामीण स्तर और बुंदेलखंड स्तर की अगर हम बात करें तो जो लोग पढ़े लिख रहे हैं या फिर इन सब चीजों से जुड़े हैं, जो शिक्षित हैं, उनके अलावा मैं कह सकता हूं कि 90% लोगों को तो ये भी पता नहीं होगा कि समलैंगिकता है क्या। जी ये ग्रामीण परिवेश की स्थिति है, और यदि हम कभी बात करते भी हैं इस मुद्दे पर, जी। तो या तो वो हमें पागल घोषित कर देंगे या फिर कह देंगे कि इनने पढ़ाई हमसे अधिक कर ली है, इन्हें संसार का ज्ञान हो चुका है। तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, वैसे तो सभी को पता है, फिर भी एक बार दोहराना चाहता हूँ। समलैंगिकता का एक साधारण सा अर्थ यह है कि अपने ही तरह के लिंग की तरफ आकर्षित। जब हम समान लिंग की तरफ लोग आकर्षित होते हैं तो उसे समलैंगिक व्यवहार कहा जाता है। 377 आईपीसी सेक्शन की वह धारा थी जिसे हाल ही में, लगभग पिछले वर्ष या 2018 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसे रद्द घोषित कर दिया। उस स्तर तक जहां पर उस जो धारा थी 377, उसमें कहा गया था कि हम स्त्री, पुरुष, बच्चों या जानवरों से किसी भी तरह के अप्राकृतिक संबंध नहीं बनाएंगे। लेकिन अब उसमें थोड़ा सा इस हद तक सुधार कर दिया गया है, या उस चीज को हटा दिया गया है जिसमें समलैंगिक व्यवहार स्वैच्छिक रूप से स्त्री या पुरुष करते हैं, तब उसको अपराध नहीं माना जाता। पहले यह अपराध की श्रेणी में गिना जाता था। कई बार आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान था, या अधिकतम 10 वर्ष की सजा का भी प्रावधान था, जिस तरह का भी मामला हो, और इसमें जुर्माना भी देना होता था। तो इस मुद्दे पर हमेशा याचिकाएं न्यायालयों में लगती रही। दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने याचिकाएं दायर की। पहली याचिका आज से लगभग 26 साल पहले, 1926 नहीं, 26 साल पहले 1994 में पहली याचिका इस विषय पर दायर की गई। उसके बाद 2001 में एक नाच फाउंडेशन, उनका नाम का जिक्र करना इसलिए आवश्यक है कि उन्होंने एक लंबा संघर्ष, इस धारा को जो आपराधिक प्रवृत्ति की धारा ये घोषित की है व्यवहार, उसको हटवाने में उन्होंने बहुत प्रयास किया। तो नाच फाउंडेशन की तो हम खैर तारीफ करते हैं, वो प्रशंसा के पात्र हैं, और उन्होंने इस कम्युनिटी के लिए लड़ाई लड़ी। अभी भी उस कम्युनिटी के आगे बहुत समस्याएं हैं, बहुत चैलेंजेस हैं। एक प्रावधान, एक हमारे दंड संहिता से हट जाना केवल सॉल्यूशन नहीं है, यह लड़ाई का पहला कदम था जिस पर उन्होंने जीत प्राप्त की है। आगे की लड़ाई ये है, समाज में जितने भी लोग, चाहे गांव में या शहर में, उन्हें इस विषय के प्रति जागरूकता हो और वो इस विषय पर बात करने से कतराएं। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस सेक्शन को रद्द किया, उस स्थिति तक जहां पर इस समलैंगिक व्यवहार को अपराध माना गया था स्त्री पुरुष, उन्होंने कहा ये तो यह व्यवहार स्वैच्छिक होना चाहिए, यदि यह अपनी जबरदस्ती है तो यह अपराध की प्रवृत्ति में गिना जाएगा। दूसरा, उन्होंने यह कहा है कि हम किसी भी व्यक्ति को निजी जीवन में झांकने का अधिकार नहीं, यानी यदि एक पुरुष स्त्री की तरफ भी आकर्षित है तब भी वह उसका निजी जीवन, और यदि पुरुष पुरुष की तरफ भी आकर्षित है तब भी यह उसका निजी जीवन। हम किसी के भी निजी जीवन में झांकने का अधिकार नहीं रखते। और अपराध की बात नहीं है, बात यह है कि यह इंसान का व्यक्तित्व, यह उसका जन्मजात स्वभाव है।
हम यह नहीं समझें कि उसमें कोई कमी है, यह उसका अपना स्वभाव है, जो कि कमी नहीं है। सभी के अपने अपने स्वभाव है, कोई भी प्रकृति और प्रकृति के जो दो भाग हैं उनमें नहीं बढ़ते। तो हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम उनको उसी तरह देखें जैसे अपने आप को देखें। पंकज जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि गाँव में तो खैर लोग इस पे बात नहीं करते होंगे, आप शहरों में भी गए हैं, बड़े बड़े शहरों में भी गए, क्या आप ऐसे कभी किसी व्यक्ति से मिले हैं जो समलैंगिक, या कभी आपने ऐसे व्यक्ति से आपकी मित्रता हुई है, या आपने कोई ऐसा व्यवहार देखा है कहीं अपने आसपास जहाँ इस तरह के लोगों से जो समलैंगिक जिनका स्वभाव है उनसे किसी तरह का लोग बदतमीजी कर रहे हो या भेदभाव कर रहे हो, कभी ऐसी घटना आपके साथ हुई? जी, अभी तक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात तो नहीं हुई, ना ही मुझे अभी तक ये दृश्य देखने को मिला है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी हमारे देश में अगर आज भी ऐसा कोई व्यक्ति पाया जाता है या दिखाई देता है, तो आज भी उसके साथ सलूकी का व्यवहार होगा। ये बिल्कुल सुनिश्चित समझिए आप इस बात को। आज भी उसकी स्थिति वही है। हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया है, उसके बावजूद भी समाज स्वीकार नहीं कर रहा है। और जब तक हम और आप और ये समाज किसी मुद्दे, किसी विषय को के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा, तब तक हम आदेश की अवहेलना करते रहेंगे। ये बात बिल्कुल सिद्ध है। कई बार ऐसा होता है कि न्यायालय आदेश कर देता है कई विषयों पर, लेकिन उसके बाद भी हम और आप और समाज मानने को तैयार नहीं होता है। उनके मन में उसके प्रति वो विकृति, वो एक नजरिए और एक दृष्टिकोण का जो फर्क होता है वो बना रहता है। आपने बिल्कुल सही बात की कि न्यायालय से फैसला मिलना उनके पक्ष में एक अलग बात है और समाज के द्वारा उसे स्वीकृत करना एक अलग बात है। समाज ही उन्हें अब चुनौतियां देता रहा है और देता रहेगा। कम से कम अभी उन्हें इतनी राहत है कि पहले लोग उनकी शिकायतें कर देते थे थाने में या पुलिस स्टेशन पे जाकर, जिससे उन पर कई बार केस और मुकदमे भी चल जाते थे। सुप्रीम कोर्ट से, माननीय न्यायालय से कम से कम इतनी राहत अब उन लोगों को मिल गई है। लेकिन हम जैसे पढ़े लिखे लोग या आप जैसे पढ़े लिखे लोग या जो लोग भी इस माध्यम से हमें सुन रहे हैं या जहां भी हैं समाज, जब भी, क्योंकि वो जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उन्हें अपने आसपास के लोगों में इस तरह के लोगों को जागरूक करना चाहिए जो उस व्यवहार को स्वीकार नहीं कर पा रहे। उन्हें यह समझाने का प्रयास करना चाहिए कि यह जो उनका स्वभाव है ये बहुत प्राकृतिक है, यह उनमें जन्म से है। और आप भी या मैं भी ऐसा हो सकता था, हम किसी और तरह के स्वभाव के हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि जो हम जैसे स्वभाव का नहीं है वो कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा नहीं है। हमें समाज को जागरूक करना एक बहुत बड़ी आवश्यकता इस मुद्दे पर प्रतीत होती है। पंकज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपने कभी इस तरह की इस संवेदनशील मुद्दे पर किसी कवि की कोई कविता सुनी, या कभी आपने ऐसा देखा है किसी मंच पर किसी ने इस विषय पर भी कोई कविता की, या सिर्फ हास्य या व्यंग्य ही सुनने को मिलते हैं? जी सर, अभी तक तो मुझे ऐसी कोई कविता सुनाई नहीं दी है, ना ही कोई इस विषय पर चर्चा करना चाहता है। और कई कवि भी ऐसे होते हैं, मैं किसी पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता, परंतु जो हकीकत है साहित्य समाज का दर्पण होता है। इस नाते में ये बात कहना चाहता हूँ कि कुछ कवि केवल कविताएं खुद का व्यक्तित्व निर्माण करने के लिए करते हैं। ना उनका कोई उद्देश्य होता है, ना समाज से मतलब होता है, ना देश से मतलब होता है। उन्हें स्वयं का व्यक्तित्व निखारना है, तो जी। उसके कारण वो वही कविताएं लिखते हैं जो समाज सुनना चाहता है। ना वो कभी समाज पर आरोप लगाता है, ना कभी सिंहासन पर आरोप लगाता है। कई बार तो वो हंसी ठिठोली में ही अपनी बात करके और हमारा आपका मजाक उड़ा के, किसी विषय वस्तु का मजाक उड़ा के निकल जाते हैं, लिफाफा लेके निकल जाते हैं। तो जब तक जिम्मेदारी का भाव हमारे अंदर नहीं होगा, हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति के प्रति सम्मान का भाव हमारे हृदय में नहीं होगा, तब तक हम चाहे कितने भी कानून बना लें, लेकिन हमारे देश का बेड़ा पार नहीं हो पाएगा। ये बात सुनिश्चित है। बिल्कुल। पंकज जी, गांव में या शहर में अभी भी स्थिति, लोग इतने जागरूक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक मिनट मैं अपनी बात को बीच में रोक रहा हूँ। जी जी पंकज जी, हम बात को दोबारा शुरू करेंगे। थोड़ा सा जी ध्यान आ रहा था बातचीत में। मैं यह कहना चाहता हूँ कि गांव में या शहर में लोग जागरूक नहीं है, इस बात को समझा जा सकता है। लेकिन मैंने ऐसा भी देखा कई बार जो लोग शिक्षित, पढ़े लिखे हैं, फिर भी वो कुछ जो मुद्दे हैं उन पर उनकी विचारधारा जो है वो पुरानी है। अभी भी लोग उन्हीं उसी तरह की पुरानी सोच रखते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि शिक्षा केवल यह नहीं है कि आपने किताबी ज्ञान प्राप्त कर लिया, आपने कोई बड़ी डिग्री प्राप्त कर ली, या आप कोई बड़े पद पर विराजमान हैं।
शिक्षा का मतलब यह होना चाहिए जो समाज की पुरानी सोच चली आ रही है, जो कि नए समय से मेल नहीं खाती है, उसको हम नकारें और आसपास के लोगों में भी जागरूकता प्राप्त हम लोगों को करें जागरूक। तो मैंने यह देखा है या आपने भी यह महसूस किया होगा कि कई आपके आसपास पढ़े लिखे लोग भी होंगे, काफी उच्च समाज को वो बिलोंग करते होंगे, शिक्षित होंगे, लेकिन फिर भी इस विषय पर वो अभी भी पुरानी विचारधाराएं रखते हैं और कहीं ना कहीं समलैंगिक व्यवहार को या समलैंगिक लोगों को आज भी उसी गलत नजर से देखते हैं, उन्हें उन्होंने स्वीकार नहीं कर पाया है। तो मैं आपसे आपके माध्यम से ये लोगों से कहना चाहता हूँ और आपसे भी कहूंगा कि कृपया आप ऐसे लोगों को एक संदेश दें कि सिर्फ पढ़े लिखे होने से यह तय नहीं होता है कि ये आप इंसान कैसे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। पढ़े लिखे की जो बात कही है, आजकल व्यक्ति का सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि वो पढ़ाई करने के बाद केवल नौकरी पाना चाहता है। अगर वो हमने देखा है कि समय के साथ साथ बदलाव भी होते हैं, सबका सच अपने अपने दृष्टिकोण से अलग अलग होता है, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे आज हम समलैंगिकता को बड़ी विकट स्थिति, मतलब हम उसको देखते हैं, ऐसे देखते हैं कि मतलब लोगों को घिन आती है हम ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचकर, या उसका आत्मग्लानि होने लगती है हम उस विषय पर अगर कभी सोचते हैं। तो जैसे सती प्रथा एक समय हमारे देश में प्रथा थी, लेकिन जब समय आया तो उसको हमें समाप्त करना पड़ा। जी बाल विवाह की एक प्रथा थी, लेकिन जब समय आया तो हमें उसको समाप्त करना पड़ा। बिल्कुल। तो यही हकीकत है कि जब इस प्रकृति में, इस संस्कृति में कोई बदलाव होता है, कोई विकृति उत्पन्न होती है, तब संस्कृति का भी वहां हनन होता है। जब हम विकास की ओर बढ़ते हैं तो फिर हमें यह निश्चित करना है कि हमें देश के लिए जीना है या फिर परंपराओं के लिए जीना है। लोग ये निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो जिस प्रकार सती प्रथा एक समय बंद हो गई राजा राम मोहन के प्रयास से, या फिर वो बाल विवाह की प्रथा हो, उसके अलावा भी कई ऐसी रूढ़िवादी परंपराएं जो समाज को खोखला कर रही थी, उनको भी बंद किया गया। आज वही स्थिति हमारे देश में फिर है। सर्वोच्च न्यायालय हमारे सामने राजा राम मोहन राय की तरह हैं, जी और उन्होंने ऐसी ही एक परंपरा जिसको हम समलैंगिकता कह रहे हैं, इसको उन्होंने खत्म करने का प्रयास किया है। अब समलैंगिकता के सवाल ये अपराध है, को खत्म। हाँ, अपराध को। अब ये सवाल है कि अब ये समाज जो है उसे कितनी देर समय में उसको स्वीकार करना चाहेगा, और कब तक अपनी दृष्टि को, अपने दृष्टिकोण के कोण को उनके प्रति बदलेगा। बिल्कुल पंकज जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं अपने साथियों से दोबारा यही कहना चाहता हूँ कि समलैंगिक व्यवहार किसी भी तरह की प्रकृति नहीं है या यह किसी तरह की बीमारी नहीं है। समलैंगिक व्यवहार हमारे और आपकी तरह ही एक प्राकृतिक व्यवहार है। हम एक किसी अलग स्वभाव के हैं, समलैंगिक व्यक्ति किसी अलग स्वभाव के हैं। हम लोग भिन्न स्वभाव के हैं, लेकिन कोई भी सही और गलत नहीं। दोनों ही व्यवहार अपने अपने स्तर पर सही है। इसलिए हम आसपास या कभी ऐसे लोगों से मिलें या उनसे मिलने का हमें कभी मौका मिले तो हमारा व्यवहार उनकी तरफ बिल्कुल सामान्य होना चाहिए, जैसे कि हम और लोगों से मिलते हैं। एक अजनबी का व्यवहार तो हमारा सबके प्रति होता है, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी से भी आसानी से मित्र बन जाते हैं, लेकिन हमारे प्रति एक जो हमारे मन में प्रेजुडिस होता है, एक जो हमारे मन में पहले से दुर्भावना बनी हुई है, या हमारे पूर्वाग्रह जो है उन्हें हमें खत्म करना होगा। यह पूर्वाग्रह जो हमारे मन में है कि ऐसे लोग सही नहीं है, यह गलत है। तो जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला करते हुए 377 धारा को, आईपीसी सेक्शन को उस स्थिति तक बदलाव कर दिया है या रद्द कर दिया है जहां पर स्त्री पुरुष के समलैंगिक व्यवहार को अपराध माना जाता है, तो अब यह समय है कि समाज भी उस चीज को स्वीकार करे और इनके साथ आगे बढ़े। ये हम में और आप में से ही कोई लोग, हो सकता है कल के दिन आपकी शादी के बाद आपका बेटा या बेटी समलैंगिक व्यवहार की, तब क्या आप उन्हें नकार देंगे? तब क्या आप उन्हें अस्वीकार कर देंगे, या आप उसे यह मानेंगे? क्या आप इसका उदाहरण या इस बात का जवाब आप दे पाएंगे? ये जो आप अपने आप को सामान्य स्वभाव का कहते थे और समलैंगिक व्यवहार को असामान्य कहते थे, तो सामान्य व्यवहार के व्यक्ति में असामान्य व्यवहार के व्यक्ति कैसे उत्पन्न हो गए? तो निश्चित ही रूप से यह उनके अंदर की कोई बीमारी नहीं है, उनका कोई अपराध नहीं है। यह हमारी और आपकी तरह ही एक व्यक्ति हैं या पुरुष या स्त्री हैं जो जन्म ले रहे हैं। प्रकृति ने ईश्वर को बनाया है और प्रकृति या ईश्वर जो है उन्हें उसी रंग में देखना चाहिए। आपने, यदि आपको नहीं पता हो, तो जब यह संघर्ष चल रहा था समलैंगिकता को, कानून को जब अपराध माना जाता था समलैंगिकता को, तो उस कानून के विरोध में जब संघर्ष चला था, तो उनका जो झंडा था, उनका जो
सिंबल था वो तिरंगा था, इंद्रधनुष। हम इंद्रधनुष के किसी एक या दो रंग को पसंद नहीं करते, किसी को लाल, किसी को हरा पसंद आएगा तो इंद्रधनुष नहीं बनेगा। जब हम सारे रंगों को पसंद करते हैं तब हमें प्रकृति में एक बहुत अच्छी कलाकारी ईश्वर की दिखाई देती है, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। तो उनका भी यही कहना कि केवल पुरुष पुरुष की तरफ आकर्षित हो या स्त्री स्त्री की तरफ आकर्षित हो या पुरुष स्त्री की तरफ आकर्षित हो, केवल एक ही तरह का रंग यदि समाज में या दुनिया में रहेगा तो वो रंगीन जो प्रकृति ईश्वर ने बनाई है उसको हम उस आनंदमय नजरों से नहीं देख पाएंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम इंद्रधनुष के सारे रंगों को स्वीकार करें, अंगीकार करें और उन्हें हम अपने ही बीच का एक इंसान माने। उनके प्रति हमारे जो पूर्वाग्रह हैं उनको हम खत्म करने का यही सबसे सटीक और सही समय है। जब न्यायालय ने इस पर फैसला दे दिया है और जब न्यायालय किसी विषय पर फैसला लेता है तो वह सारी बातों को तौल कर, सारी बातों को समझ कर और समय के अनुकूल और समय के साथ चलते हुए फैसले सुनाता है। ऐसा नहीं है कि दो लोग एक कमरे में बंद हैं, बैठ गए हैं और उन्होंने अपनी मन की इच्छा जाहिर कर दी है। जो पूरी दुनिया में वो बदलाव देखते हैं उसको समझकर, हालातों को समझकर ही वो फैसला देते हैं। तो हमें उस फैसले को स्वीकार करने की आवश्यकता है। हमारे जितने भी समलैंगिक भाई बहन उनके प्रति हमें पूर्वाग्रह को खत्म करके उन्हें अपनाने की आवश्यकता है। उनके प्रति किसी भी दुर्व्यवहार को हमें नहीं करना। पंकज जी, अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। समलैंगिक मुद्दे पर आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बहुत अच्छा लगा इस मुद्दे पर बात करना और आपसे यह अनुरोध है कि आगे भी आप जब इस चर्चा के बाद भी लोगों से मिलें तो इस विषय पर लोगों को जागरूक करें। अब हम बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले क्योंकि आप कवि और बीच बीच की थोड़ी एक दो पंक्तियां कविता होती रहनी चाहिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे साथियों को एक या दो पंक्तियां यदि आप फिर से सुनाना चाहें। जरूर। मैंने अभी हाल ही में लिखा है, लोग कहते हैं कि भगवा नहीं पहनना चाहिए, हरा नहीं पहनना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं आप पहनिए, लेकिन उस रंग के जो विचार हैं, उसके जो भाव हैं, उनको अपना कर चलिए, तब तो आपका पहनना साकार है। अन्यथा फिर पहनने से कोई मतलब नहीं है। कुछ लोगों ने उन्हें कट्टरता की निशानी बना दिया है। जैसे आज मैंने हरा पहना है तो लोग उसे पता नहीं किस दृष्टिकोण से देखेंगे, लेकिन मैं कहता हूं पहनिए आप, लेकिन उसके उसके अनुरूप पहनिए कि उसका कर्तव्य क्या है। तब मैंने लिखा कि कब कहां क्या बोलना है ध्यान होता है नहीं, कब कहां क्या बोलना है ध्यान होता है नहीं, हर जगह हर व्यक्ति का सम्मान होता है नहीं, हैं बहुत ऐसे जिन्हें मतलब है जाति धर्म से, सबके दिल में देश हिंदुस्तान होता है नहीं, सबके दिल में देश हिंदुस्तान होता है नहीं। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। ये कविताएं और ये पंक्तियां आपकी बहुत अच्छी हैं, लोगों को उदाहरण पेश कर रहे हैं। लोगों को इन पंक्तियों को अनुकरण करना चाहिए। कोई भी एक रंग, जैसा हमने अभी समलैंगिकता के बारे में बात की, इंद्रधनुष के सारे रंग जिस तरह महत्वपूर्ण है, उसी तरह किसी भी देश में, हमारे या किसी और देश में, सभी तरह की विचारधारा के लोग, सभी तरह की संस्कृतियों के लोग, सभी तरह के समुदाय के लोग, सभी धर्मों को मानने वाले, किसी भी तरह के मत को मानने वाले लोग, सभी लोग मिलकर ही एक राष्ट्र का, एक बड़े और महान राष्ट्र का निर्माण करेंगे। केवल एक ही रंग से किसी भी चीज को रंग दिया जाए तो कुछ दिनों बाद आप उस रंग से भी उब जाएंगे। अगर हम भिन्न भिन्न रंगों से एक कलाकृति को रंगते हैं तो वह कलाकृति उतनी ही रोचक लगती है। पहले एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हम देखते थे क्योंकि हमने और रंग नहीं देखते थे, हमें मजा आता। लेकिन जब से रंगीन टेलीविजन आया है, ब्लैक एंड व्हाइट देखने का वो आनंद नहीं रहा। उसकी वजह यही कि जब हम अधिक रंगों को देखते हैं तो हमें मन को भी रोचक लगता है और वही संपूर्णता है। तो सारे रंग ही संपूर्णता है। यदि केसरिया रंग संपूर्णता है, भगवा का रंग संपूर्णता है, तो हरा रंग भी संपूर्ण। और इसी तरह जितने भी रंग संभव है इस प्रकृति के, सारे संपूर्णता को अपने आप में लपेटे हुए हैं। इसीलिए सफेद रंग की महिमा सबसे अधिक है, क्योंकि और उसी को शांति का प्रतीक क्यों कहा गया। यदि आप देखें, सफेद प्रकाश में ही सारे रंग हैं, सारे प्रकाश हैं। तो यानी जहां सारे रंग होंगे वहीं शांति होगी। जहां एक भी रंग कम होगा वहां सफेद रंग नहीं होगा, प्रकाश नहीं होगा, तो वहां पर शांति नहीं होगी। तो हमें सभी रंगों को, सभी मतों को स्वीकार करके आगे बढ़ना है। सभी रंग और सभी विचार महत्वपूर्ण है, यह सोचकर आगे बढ़ना है। पंकज जी, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपने कविता पाठ की, जो आपने बड़े स्तरों पर कविता पाठ की है, उसके अनुभवों को हमारे साथ साझा करें। जी बिल्कुल। जब मैं इंदौर होलकर साइंस कॉलेज में एडमिशन ले चुका था तो मुझे विसाऊ वेलफेयर ट्रस्ट का एक पीडीएफ फाइल मुझे मिलती है, जिसमें एक ऑल इंडिया टैलेंट शो नाम का एक कार्यक्रम रहता है वहाँ, जिसमें देश के करीब 60 से 70 लोग वहाँ प्रतिभागी होते हैं। उसमें आपके पास जो भी कला, जो भी विधा है, आप वहाँ उसका प्रदर्शन कीजिए
और उसके अनुसार, उसके आधार पर ही आपको वहां पुरस्कृत किया जाना था। तो जब मुझे ये पीडीएफ फाइल मिली तो मुझे भी लगा कि यार इसमें मुझे भी जाना चाहिए। हो सकता है मैं भी अपनी अपनी कविता सुनाकर वहां कुछ थोड़ा बहुत पैसा भी मिल जाए और कोई पुरस्कार भी मिल जाए, प्रथम द्वितीय तृतीय। तो एक आशा का भाव लेकर मैंने भी उसमें रजिस्ट्रेशन कर दिया, पंजीयन कर दिया। और फर्स्ट ईयर की बात है, प्रथम वर्ष में जब कॉलेज में था, तो मैंने इसमें अप्लाई किया और बिसाऊ वेलफेयर ट्रस्ट के मैं कार्यक्रम में वहां पहुंचा। तो वहां उस दिन मुख्य अतिथि थे राजपाल यादव, बॉलीवुड के जो कॉमेडी के स्टार माने जाते हैं जी। और मिष्टी चक्रवर्ती, जिन्हें जो साउथ की हीरोइन है, साउथ की अभिनेत्री है दक्षिण भारत की, लेकिन मुख्यतः उन्हें हम अगर देखें तो झांसी की रानी जो मणिकर्ण का मूवी थी, उस फिल्म में भी वो दिखाई गई है। उसमें भी उनका शायद काशी का जो अभिनय है, किरदार है, वो उन्होंने निभाया है। और अली खान और धवन जैसे बड़े महनीय कलाकार वहां पर मौजूद थे। अब मेरे मन में सवाल केवल यही था कि क्या ये लोग कविता को समझ पाएंगे। ये तो अभिनय किरदार करने वाले लोग हैं, लेकिन क्या पता कविता इनके हृदय तक पहुंची या ना पहुंची। उन्हीं दिनों कठुआ में एक मुस्लिम बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था। और हिंदुस्तान की तो नेताओं की आदत ही रही है कि हमने हर बार कोई भी घटना हो, कोई भी प्राकृतिक आपदा हो, सदैव हिंदू मुसलमान से जोड़ा है। तो उस ये बच्ची के हमारा साथ दुर्भाग्य है जब कि मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, समझ आया हूँ। ये हमारा जी दुर्भाग्य है कि किसी भी तरह की ये घटना होती है, खासकर बलात्कार जैसी जो दुखद घटना जो होती है, इसको भी हम लोग जाति या धर्म से जोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, आप अपनी बात को आगे। जी। तो मैंने जो दुष्कर्म हुआ था तो उस पर मैंने एक टिप्पणी देखी फेसबुक पर। एक मित्र ने मुझे टैग करके लिखा कि वह मासूम मुसलमान है, इसलिए उसे अब तक न्याय नहीं मिला। लेकिन मैंने उसका जवाब दिया कि वह मासूम ना ही हिंदू है, ना ही मुसलमान है। हमारे देश में एक बार फिर भारत के भविष्य का बलात्कार हुआ है। बहुत बहुत तो ये जो मैंने कविता लिखी, मेरे जो भाव थे, मेरे विचार थे, और मैं आज भी ये बात स्वीकार करता हूं कि मेरे पास उतना अच्छा लेखन नहीं है जितना अन्य कवियों के। हालांकि जो बड़े कवि हैं वो तो हमारे बराबर के हैं नहीं, वो तो ऑलरेडी बड़े हैं ही हमसे। लेकिन जो मेरे उम्र के भी हैं वो भी मुझसे अच्छा लिख रहे हैं। परंतु मैं ज्यादा लोगों तक इसलिए पहुंच रहा हूं, इसलिए पहुंच चुका हूं क्योंकि मुझ में मौलिकता है। और मैं जो भी कहता हूं अपनी ईमानदारी के साथ और एकदम अड़िग होकर, निर्भर होकर कहता हूँ, निर्भीकता के साथ कहता हूँ। और मुझे किसी का भय भी नहीं होता है कि इस पर ये पक्ष क्या सोचेगा, वो पक्ष क्या सोचेगा। इसीलिए मैं अधिक लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैंने एक कविता लिखी और ये कविता जब मैं मंच पर पहुंचा तो मैंने इसके पूर्व में कुछ भूमिका बनाकर ये कविता वहां प्रस्तुत की। तो उस कविता में दिल्ली से बड़े बड़े डांस ग्रुप भी मौजूद थे, बड़े बड़े संगीतकार भी मौजूद थे जो हारमोनियम और तबले पर अपनी प्रस्तुतियां दे रहे थे। और कई हमारी बहनें, लड़कियां भी ऐसी वहां पर मौजूद थी जिन्होंने मनमोहक डांस वहां पर नृत्य अपना प्रस्तुत किया था। उस बीच मेरी एक कविता भी थी और हम जैसे करीब 4 से 5 कवि वहां मौजूद थे जो देश के कोने कोने से आए थे, सब आशा की किरण लेकर। तो सबके मन में विचार होते हैं, भाव होते हैं, और वो मंच मुझे मिला, एक बड़ा मंच था, हजारों की वहां सामने जनता, पब्लिक बैठी हुई थी। मैंने अपने विचार रखे और जब मैं मंच से उतर कर आया तो उसके 2 दिन पहले ही वहां राष्ट्रीय वाद विवाद प्रतियोगिता भी होती है, वहां आयोजन होता है, उसके बाद ये आयोजन था। तो वाद विवाद प्रतियोगिता के सभी प्रतिभागी वहां मौजूद थे और सभी निर्णायक मौजूद थे। तो उनमें से कुछ निर्णायक गण जेएनयू और डीयू से भी वहां मौजूद थे, वहां के प्रोफेसर थे। तो उन लोगों ने, उन महानुभावों ने मुझे बुलाया और मुझसे पूछा कि बेटा कहाँ से हो, क्या लिखते हो, बहुत अच्छा बोलते हो। तो मुझे थोड़ा सा मुझे सकारात्मक ऊर्जा भी मिली कि चलो मैंने कुछ अच्छा करने का प्रयास किया है, अच्छा हो गया है। और फिर मैं अपने स्थान पर जाकर पहुंच गया। तो वहां से जब प्रतिक्रिया मुझे मिली तो लोगों ने वहां से मुझे बुला रहे थे, भाई 2 मिनट, भाई इधर आओ, भाई इधर आओ, जो प्रतिभागी थे वाद विवाद प्रतियोगिता के। तो मुझे जो वहां पर कुछ लोग जो ट्रस्ट उस समूह के थे उन्होंने कहा कि आप अनुशासन को भंग ना करें और बाद में मिल लेना, तब तक के लिए आप अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। तो मुझे लगा कि हो सकता है मैंने कुछ ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर दिया है, लेकिन मुझे कहीं ये गर्व ना हो जाए, मैं ऐसा ना कि पुरस्कार मिलने से पहले ही उछल जाऊं। मैंने अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल किया, नियंत्रण में रखा और मैं अपने स्थान पर बैठ गया। और जब राजपाल यादव मंच पर पहुंचे तो उन्होंने फिर मुझे मेरी ओर इंगित इशारा किया, मुझे इंगित किया कि आपने जो भी बात कही है
वो बड़ी महनीय है। और अगर प्रत्येक व्यक्ति की ऐसी सोच हो जाए और प्रत्येक व्यक्ति अपनी माँ बहन बेटी का इसी तरह से सम्मान करना, दूसरों की बहन बेटियों का भी इसी तरह से सम्मान करना शुरू कर दे, तो शायद हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर बदल सकती है। तो इसके बाद जब निर्णय की घड़ी आई, तो सब चाहते हैं, कौन नहीं चाहता है कि मैं भी उस श्रेणी में शामिल हूं। ये तो सबकी आशाएं होती हैं। और मैं भी ये सोच रहा था कि हे भगवान, मैंने लगभग सभी देवताओं को याद कर लिया था कि भगवान मुझे भी वहां तक पहुंचाएं। तो जब निर्णय की घड़ी आती है और नाम सूचना देते हैं, नामों का अनाउंस करते हैं, घोषणा करते हैं, तो तृतीय स्थान पर एक लड़की, जो जिसने अच्छा नृत्य किया था, राजस्थानी लोक भाषा में जिसने गाने पर प्रस्तुति दी थी, तो उसको तृतीय स्थान वहां मिलता है और 11,000 का नगद पुरस्कार मिलता है। उसके बाद जब द्वितीय स्थान की बारी आती है, तो मुझे लगता है कि अगर ये नहीं मिला तो प्रथम तो नहीं मिलने वाला। मुझे अपने आप में ऐसा महसूस हुआ कि प्रथम लायक तो मैंने काम नहीं किया है, लेकिन हो सकता है द्वितीय मिल जाए। तो उन्होंने अनुमान लगाने को कहा, तो जनता ने हालांकि कहीं थोड़ी बहुत, मुझे भी मेरे आसपास जो बैठे थे वो भी चिल्लाने लगे, पंडित पंडित। तो मुझे लगा हो सकता है मिल जाए। और जब द्वितीय स्थान की बारी आई, तो उस बिसाऊ वेलफेयर ट्रस्ट के जो महासचिव हैं कमल पोद्दार, सीए हैं, मुंबई में रहते हैं। और वो अपने क्षेत्र के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे मुंबई में रहते हैं, लेकिन प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ आयोजन अपने गांव के लिए करवाते हैं। बिसाऊ, वो उस धरती का नाम है, बिसाऊ की मिट्टी है, बिसाऊ वेलफेयर वो ट्रस्ट है। तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि द्वितीय स्थान पर रहे हैं इंदौर के पंकज पंडित। तो फिर मुझे मतलब उस दिन लगा कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा किया है। आंख से हल्के से आंसू भी आ गए। उम्र केवल 18, आंख से हल्के से आंसू भी आ गए। उम्र केवल 18-19 वर्ष की ही थी, 19 वर्ष रही होगी। उस समय कुछ अनुभव भी नहीं था। प्रथम प्रयास था, पहला इतना बड़ा मंच था जिस पर मैंने अपनी प्रस्तुति दी थी। इतने बड़े लोग सामने बैठे थे, सांसद महोदय, कलेक्टर महोदय भी वहां बैठे थे। और 21,000 का मुझे चेक मिला, जिस मंच पर मिष्टी चक्रवर्ती, राजपाल यादव, ये सभी लोग वहां मुझे पुरस्कार और अपना आशीर्वाद देने के लिए आए। तो ये मेरे जीवन का, ये समझिए आप कि जिस प्रकार महात्मा, हालांकि मैं कोई उतना बड़ा व्यक्तित्व तो नहीं हूँ, एक माँ भारती का छोटा सा सेवक हूँ, बस प्रयासरत हूँ। लेकिन जितने महापुरुष हुए हैं, उनके जीवन में किसी एक व्यक्ति विशेष या स्थान का बड़ा महत्व रहा है। तो ठीक वैसे ही मेरे जीवन में बिसाऊ का बहुत बड़ा महत्व है। अगर मैं कहूँ तो मेरे जीवन में अगर जन्मस्थली मेरी पठा है, तो कर्मस्थली का जो मुझे एहसास हुआ वो बिसाऊ की माटी से ही प्राप्त हुआ है। बिल्कुल पंकज जी, आपको आकाशवाणी छतरपुर भी जाने का एक बार मौका मिला है या दो बार, मुझे इतना ज्ञात नहीं कितनी बार आप गए हैं। आकाशवाणी का कैसा माहौल होता है वहाँ, किस तरह से बोलना होता है? क्योंकि वहाँ तो मेरे ख्याल से कुछ भी लाइव नहीं होता है। और आजकल हमें आदत है कि जब तक लोग हमें सामने से देखे ना, हमें वो एक आनंद का अनुभव नहीं होता। फिर भी एक आकाशवाणी पे जाकर कविता पाठ करना, एक तो कभी कुछ लोग जो है या अधिकांश लोग कविता को जब तक सुनने का उनका मन नहीं हो, बाकी लोग उस तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि कविता हर व्यक्ति को आकर्षित नहीं करती है। इसका एक निश्चित ऑडियंस है कविता की, और एक अच्छी कविता की तो बहुत ही छोटी ऑडियंस है। तो जब आप आकाशवाणी गए तो आपका कैसा अनुभव रहा? क्योंकि वहां पर कोई लाइव टेलीकास्ट होता नहीं है। लाइव टेलीकास्ट मतलब वीडियो टेलीकास्ट होता नहीं, ऑडियो होता है। तो आकाशवाणी पर आपका कविता करने का अनुभव? जी, जब मैं आकाशवाणी में गया तो वहां केवल हम 4 ही लोग थे और 2 रिकॉर्ड करने वाले। लेकिन वो भी एक बड़ा अनुभव था, जैसे कोरोना में हमें अभी घर में बैठकर मिल रहा है, ठीक वही अनुभव मैंने वहां प्राप्त किया है। हम 4 लोग, चारों एक दूसरे को सुनाने वाले, और वो सामने रिकॉर्ड कर रहे थे। तो उस, हालांकि आकाशवाणी पर कोई भी तड़कती भड़कती कविता नहीं होती है। वहां हमें पहले ही इस बात से अवगत करा दिया जाता है कि आप कोई भी धर्म विरोधी, देश विरोधी ऐसी टिप्पणी ना करें, या ऐसी उत्तेजना के अवधारणा वाली कोई टिप्पणी ना करें जिससे समाज में या फिर देश पे आकाशवाणी के माध्यम से नकारात्मक प्रभाव पड़े। तो बड़ी शांत रस की कहें, या फिर कहें तो समसामयिक विषयों की कविता कहें, या फिर हम कहें तो ये भी कह सकते हैं कि पथ प्रदर्शक जो कविताएं होती हैं, उनको हम लोगों ने वहां पढ़ा। और वहां सुनाने के बाद एक नया अनुभव ये था कि हमारी कविता केवल ये नहीं कि हम कितने लोगों को मंच से सुना रहे हैं, कितनी तालियां बटोर रहे हैं, कितनी माला पहन रहे हैं, कितने लोग आकर फिर हमसे मिल रहे हैं। उससे ज्यादा हमारा कर्तव्य ये भी है, मूल जो कर्तव्य है कवि होने का, कि आपकी कविता सदैव सकारात्मक और समाज और देश के लिए हितैषी होनी चाहिए, जो देश को जोड़ने की बात करे, ना कि तोड़ने की। बिल्कुल। तो आपका अनुभव आकाशवाणी का अच्छा रहा। पंकज जी, अब हम अपनी बात को
इस जी समय जो माहौल है वो बहुत ही गंभीर है। मैं चाहता हूं कि आप कोरोना के इस माहौल में लोगों को ये संदेश दें कि वो अपने घर पर रहें, धैर्य को बनाए रखें, यही उनकी एक असली परीक्षा है। जी अभी हालांकि हमें घर में ही विश्राम करना है, लेकिन ये कोई बड़ी चुनौती नहीं है। अगर हम हल्के मन के साथ किसी भी बड़ी मुश्किल को झेल सकते हैं, तो इसमें हमें ना किसी रणभूमि में जाना है, ना युद्ध भूमि में जाना है। मैं थोड़ा सा अभी तक जितने कवि हुए हैं, वो केवल सिंहासन पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उसको दर्पण दिखलाते हैं। लेकिन कभी कभी जनता को भी दर्पण दिखलाना आवश्यक होता है, क्योंकि जनता कई बार कई बार पैसों और शराब की लालच में गलत वोट का इस्तेमाल कर देती है, गलत प्रत्याशी को चुन लेती है। तो हमारा कर्तव्य केवल ये नहीं कि हम नेताओं पर टिप्पणी करें, जनता पर भी टिप्पणी करना, उन्हें भी आईना दिखाना हमारा कर्तव्य। तब मैं कह रहा हूं कि आज जब महाराणा प्रताप जैसे लोग घास की रोटी खाकर मेवाड़ को जिंदा रख सकते हैं, तो हम अपने घर में बैठकर घर की रोटी खाकर अपने घर परिवार, अपने समाज और देश को क्या जीवित नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल। ये पहली हमारी प्राथमिकता है। तो हमें सोच बड़ी करने की आवश्यकता है। कुछ लोग परेशान हैं, ये तो प्रकृति ने हमें एक मौका दिया है, अवसर दिया है जिंदगी को जीने का। कई लोगों को पता भी नहीं था, सुबह ड्यूटी जाते थे, शाम को आते थे, उन्हें पता नहीं चला कि 9 वर्ष का बालक हो गया है। जो कल तक 1 वर्ष का था, आज वो 9 वर्ष का हो चुका है, बच्ची बड़ी हो गई है। बिल्कुल। आज उन्हें अपने परिवार के साथ बैठने का, बात करने का अवसर मिल रहा है। तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस होकर, अपने आप को सौभाग्यशाली समझकर इस समय को अच्छे से व्यतीत करने का प्रयास करें, झेलने का प्रयास ना करें कष्ट। क्योंकि राम जब वन गए, तो वो चाहते तो 14 वर्ष केवल एक कुटी में बैठकर भी बिता सकते थे, निराशाजनक स्थिति में। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सीता का हरण होने के बाद भी वो प्रसन्न रहे, और प्रसन्नता के साथ उन्होंने सुग्रीव को सिंहासन पर बैठाया। जाति छोटी छोटी सबरी को उन्होंने, जो पीड़ित थी, जो जातिवाद का आजकल हमारे यहाँ भेदभाव है, उसको अपने सबरी माता को साथ में लिया, झूठे बेर खाए, निषाद और केवट जैसे लोगों का साथ लिया। वो चाहते तो एक पल में सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये जिम्मेदारी अब हमारी है। अगर हमें ये समय मिला है, तो देश की तरक्की कैसे हो, देश के बारे में हम अच्छा सोचें, और कुछ किताबों को भी पढ़ें। बच्चों को आने वाले कल की जीवन जीने की उन्हें हम सलाह दें, प्रेरणा दें। कुछ अपने इतिहास से भी उन्हें परिचित कराएं। ये ऐसा मौका है, इसमें हमें कष्ट की कोई ऐसे विषय वस्तु नहीं है कि हम इसमें कष्ट में बैठ जाएं अपने आप को। हाँ, दोनों अपने आप को जंजीरों में जकड़ लें कि हमें कैद करके रखा है। ये तो सौभाग्य है कि इसे ये समझिए। और दूसरी बात ये भी है कि हमें एक युग पुरुष नेता भी मिला है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने इतने सक्षम और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इतने मजबूत निर्णय लिए। आप ये सोचिए कि अमेरिका और इटली जैसे लोग, जो जिन देशों में मौत से हाहाकार मची हुई है, वहीं हमारा हिंदुस्तान जो विकासशील देश है, लेकिन आज अमेरिका और इटली से कई कितनी अच्छी स्थिति में है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को भी हमें बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने इतना अच्छा निर्णय लिया। अब जिम्मेदारी हमारी है कि हम भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर हिंदुस्तान की अखंडता और एकता को मजबूत रखें और बनाए रखें। बिल्कुल पंकज, अभी जो आपने बात कही कि भगवान राम ने जो है सबरी और निषाद के साथ भी उनके साथ समय बिताया, उनके झूठे बेर खाए। मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि कई बार हम लोग गलत आकलन किसी भी चीज का कर लेते हैं। भगवान राम ने उदाहरण यह पेश नहीं किया कि वो नीची जाति के व्यक्ति से झूठे बेर खा रहे हैं। उन्होंने उदाहरण यह पेश किया कि कोई भी जाति नीची होती ही नहीं। वो हमारे मन में जो एक गलत भावना है कि कोई जाति ऊंची या नीची होती है, उन्होंने काम किया या जो उन्होंने उदाहरण पेश किया है, वो यह बताने के लिए कि कोई जाति नीची ऊंची है ही नहीं, यह भी हमारे जैसे ही समान इंसान है। उस समय जो लोगों में एक भावना थी सबरी के प्रति या निषाद के प्रति, ये नीची जाति की, तो उन्होंने नीची की जाति के व्यक्ति के झूठे बेर खाकर महानता पेश नहीं की। उन्होंने हमें संदेश दिया कि ये नीची जाति के हैं ही नहीं, कोई भी जाति नीची ऊंची होती नहीं है, सभी समान किरदार के, समान स्तर के लोग। यही मैं लोगों से कहूंगा कि कोई भी जाति या धर्म ऊंचा या नीचा नहीं है, सभी समान है। नामकरण बंटवारे, पुराने इतिहास की कोई गलतियां रही होंगी, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन सभी व्यक्ति समान सोच, समान स्तर के हैं, सभी हमारे बराबर हैं। और आज जब हम इस बहुत खतरनाक माहौल में घर के अंदर है, ये आत्मचिंतन का भी समय है कि जो हमने हजारों वर्षों में, कई सालों में जो हमने गलतियां की हैं, उसका भी ख्याल रखें। पंकज,
पंकज जी, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी पहली लाइव फीड का समय शायद खत्म हो रहा है। हम दोबारा जुड़ेंगे क्योंकि हमें कुछ आपसे और बातें करनी शेष है, कुछ सवाल आज की हमारी चर्चा के शेष हैं। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि एक एक स्टोरी या एक कॉल में एक निश्चित समय होता होगा, तो वही लाइव अब दोबारा हमें लाइव बनाना पड़ेगा। तो एक ब्रेक के बाद हम दोबारा साथियों, आपका दोबारा स्वागत है फेस टॉक में। फेस टू फेस विद अक्षय में आज हमारे मेहमान हैं कवि पंकज पंडित। उनसे कुछ चर्चा हमारी हो गई थी और लाइव रिकॉर्डिंग चूँकि 1 घंटे से अधिक नहीं हो सकती है, इसलिए हमें दोबारा उस रिकॉर्डिंग को समाप्त करके दोबारा उनसे जुड़ने का प्रयास हम कर रहे हैं। और अब जो हमारी चर्चा उनसे शेष रह गई है, कुछ सवाल जो हमारे उनसे रह गए हैं, वो सवाल हम उनसे पूछेंगे और हमारी बात को अब पंडित अब हमारे साथ दोबारा होंगे और जो चर्चाएँ हमारी शेष रहेंगी उनको हम आगे इससे पहले कि वो हमारे साथ जुड़े, पंकज जी आपका दोबारा स्वागत। पुनः नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चूंकि लाइव रिकॉर्डिंग एक बार में 1 घंटे से अधिक नहीं हो सकती है, इसलिए वो हमारी जो चर्चा शेष रह गई थी उसको अब हम आप आगे बढ़ाएंगे और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, सवाल, रोचक सवाल आपसे पूछने रह गए। अभी तक मैं जो हमारे साथ अब दोबारा साथी जुड़ रहे हैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि फेस टू फेस में पंकज विधुआ जी हमारे मेहमान हैं, बुंदेलखंड के युवा कवि जिन्हें हम पंकज पंडित के नाम से भी जानते हैं। इनसे अभी तक हमने बात की के बारे में, इनसे हमने बात की कि कोरोना की बीमारी में हमें किस तरह से धैर्य बनाए रखना। इनसे हमने आज के महत्वपूर्ण मुद्दे समलैंगिकता पर भी बात की और इनकी और ग्रामीण परिवेश में भी क्या नजरिया है संबंध में वो जानने का प्रयास किया। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएं इसलिए पहले हम पंकज जी से कहेंगे, जिस तरह हमने पुरानी जो रिकॉर्डिंग शुरू की थी उसमें भी हमने कविता से शुरुआत की थी, तो मैं पंकज जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे साथियों के लिए 1 या 2 पंक्तियां यदि आप सुनाना चाहें। जी बिल्कुल, क्यों नहीं सुनाएंगे। जैसा आपका आदेश है उसका पालन किया जाएगा। दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियां याद आती हैं, पहले मैं वो सुना देता हूँ। वो जरूरत भी है देश को कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और इसी परिप्रेक्ष्य में फिर मैंने लिखा, इस आग का संदर्भ मैंने अपने अपने विचारों में क्या लिखा इस आग को, कि मैं वतन के वास्ते अनुराग बनना चाहता हूँ, मैं वतन के वास्ते अनुराग बनना चाहता हूँ, सबका मन मोहक करे वो राग बनना चाहता हूँ, और दाग बनना यह मुझे भाया नहीं पंकज कभी, होलिकाओं के लिए मैं आग बनना चाहता हूँ, होलिकाओं के लिए मैं आग बनना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, आपकी पंक्तियां जोश तो जगा ही रही हैं, लेकिन मैं दर्शकों से यही कहूंगा, जोश को अपने अंदर भी बचा के रखना है, अभी घरों के अंदर ही रहना है, और जैसे ही सब कुछ माहौल ठीक होगा, हमें बाहर जाने की इजाजत होगी, तब जो हमारे पंकज जी ने कहा है, जोश की इस अग्नि को हमें फिर से प्रज्वलित करना है, और जो अभी अर्थव्यवस्था हमारी थोड़ी सी मंद पड़ गई उसको हमें फिर से तेज गति से आगे बढ़ाना है। यह देश और यह संस्कृति, इसी का नाम है हमारे भारत देश, कि हम कितनी भी कठिन चुनौतियां आ जाएं इससे घबराते नहीं हैं, हमेशा आगे ही बढ़ते हैं। इस चुनौती का भी हम डटकर सामना कर रहे हैं और निश्चित ही इस चुनौती को पार पाकर हम एक नए मुकाम को छुएंगे। यही हमारा देश और हमारे देशवासी चाहते हैं और यही होगा, यही उम्मीद। पंकज जी, अब हम वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा। अभी तक जो हमारी चर्चा रही है उसके बीच में भी इस तरह के कुछ बिंदु आए हैं, हालांकि वो अनकहे बिंदु थे, लेकिन थोड़े सार्थक प्रश्न मैं आपसे करूंगा। इस चर्चा का एक फॉर्मेट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। 5 या 6 प्रश्न जो हैं वो मैं आपसे इस तरह के पूछूंगा जिनमें आपको हाँ या ना का जवाब देना है, और कुछ प्रश्न इस तरह से हैं जिसमें आपको एक ऑप्शन चुनना है, एक विकल्प चुनना है, या आप पहला विकल्प चुन सकते हैं या दूसरा विकल्प चुन सकते हैं। यदि आप चाहें तो कोई एक प्रश्न आप जवाब देने से मना भी कर सकते हैं कि मैं इस प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा। तो अभी तक की जो हमने सार्थक वार्ता की है पिछले 1 घंटे में, उसको आगे बढ़ाते हुए और चर्चा को अब मुकाम पे लाने के लिए अपने प्रश्न की जो श्रृंखला है उसको मैं प्रारंभ करूंगा, यदि आप तैयार हैं। जी बिल्कुल। पहला प्रश्न है, ये प्रश्न आपके यस और नो तरह के उत्तर आपको देने हैं, हाँ या ना में आपको जवाब देना है। पहला प्रश्न यह है, कवि जो हैं, जितने भी कवि होते हैं, वो संवेदनशील मुद्दों पर कविताएं करने से डरते हैं। यानी यदि कोई कवि है या कोई साहित्यकार भी है जो साहित्य का सृजन करता है, रचनाकार, वो आमतौर पर संवेदनशील मुद्दों पर कविताएं करने से डरते हैं, हाँ या ना में? जी हाँ। तो आप मानते हैं कि अधिकतर कवि
जी ठीक है, अगला प्रश्न आपसे मेरा यह है, जो इससे ही जुड़ा हुआ है लेकिन दूसरा पहलू, कि अधिकांश जो राज कवि अभी तक रहे पुराने इतिहास में, वो हमेशा से राजाओं के चाटुकार रहे, हाँ या ना? बिल्कुल, हाँ। तो आप इस मानते हैं पर कि जो राज एक कवि, जी बोलिए। जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। अब मैंने महाराणा प्रताप की एक किताब को पढ़ रहा था, तो उसमें जो अकबर के दरबारी कवि थे, उन्होंने इस बात को लिखा है कि मैं महाराणा प्रताप की बड़ाई कर रहा हूँ, तारीफ कर रहा हूँ, प्रशंसा कर रहा हूँ, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि मैं अकबर की निंदा करूं। मैं अकबर का राज दरबारी कवि हूं, और मेरा दायित्व बनता है कि प्रत्येक मैं अपने राजा का राजा की महानता को जनता के सामने प्रदर्शित करूं, और राजा के गुणों का बखान करूं। तो ये सदियों से रहा है। हमेशा कवियों ने मतलब ऐसा नहीं है कि हर कवि इस उसमें हम लिप्त कर दें कि प्रत्येक कवि ने ही राजाओं के उसमें चरण चुम्बन की पर भाषा को ऐसे में लिखा ये है। होता था कि वो लेकिन कवि जो है वो या तो वो राज्य छोड़ के चले जाते थे या वो राजा का दरबार छोड़ जाते थे, लेकिन जो राज कवि रहे हैं यानी जो राजा के दरबार में ही रहे हैं, वो हमेशा राजा के चाटकार रहे, आप ये कहना बिल्कुल, चाहते बिल्कुल, हैं। और आपने जिस बिल्कुल। तरह से इस तथ्य को एक उदाहरण की तरह इतिहास से जोड़ा है, वो काबिल तारीफ है। अगला और तीसरा प्रश्न आपका हाँ ना का कड़ी का है, वो यह है कि हास्य और व्यंग को छोड़कर, ये इससे मिलता ही जुलता है, हास्य और व्यंग को यदि हम छोड़ दें तो सारी कविताएं जो है वो लयबद्ध चाटुकारिता ही। जी, ये तो ये समझ लीजिए आप कि जिस डाली पर हम बैठे हैं उसी को काट रहे हैं, और अब आपने आप कवि ठीक से तो उसी मैं इस तरह से। तरह के प्रश्न नहीं हालांकि करूंगा। मैंने आप कौन बनेगा करोड़पति से होकर आए हैं, तो हालांकि आपका सवाल इतना थोड़ा घेरने वाला, या फिर कहें कि थोड़ा हम भी संशय की स्थिति में आ जाएं, तो पूछना जायज है। और बिल्कुल आपने सही प्रश्न पूछा है, और इसका उत्तर हालांकि मुझे देने की आवश्यकता नहीं है, आप उत्तर समझ ही गए होंगे। तो आपकी तरफ से मैं ये मान लूं कि हास्य व्यंग को छोड़कर जितनी भी कविताएं होती हैं वो चाटुकारिता होती हैं, लयबद्ध में। तो इसका आपने अभी तक तीनों हाँ प्रश्नों के उत्तर हाँ कहे हैं, एक भी प्रश्न का जी, उत्तर ना नहीं कहा। अब आपसे मैं चौथा सवाल पूछूंगा, उसमें भी आपको हाँ या ना पे ही जवाब देना है। वो यह है कि क्या आप अगली कविता जो आप लिखेंगे वो समलैंगिकता के मुद्दे पर लिखेंगे? अ, अगली कविता तो नहीं मैं कह सकता, क्योंकि मेरी कम से कम 3 से 4 कविताएं अभी पेंडिंग में है, वो उन पर काम चल रहा है। जी। विभीषण, हालांकि अभी रामायण का हम आजकल सीरियल देख रहे हैं, तो उसमें विभीषण का एक किरदार है जिस पर लोगों ने कहा, मतलब आज भी हम ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि विभीषण सही था या गलत। आज भी लोग इस पे मुद्दे पे इस पे चर्चा कर रहे हैं बैठकर गाँव में। तो मुझे फिर लगा कि नहीं, जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि जी लिख ही चुके हैं, लेकिन फिर मुझे भी विभीषण के बारे में कुछ लिखना चाहिए। तो हालांकि एक एक सेकंड में आपका थोड़ा सा समय यहाँ भी लूंगा। कोई बात नहीं। लोगों ने कहा कि जब आदि कवि वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस और रामायण पर लिख चुके हैं, विभीषण और राम तमाम किरदारों पर लिख चुके हैं, फिर आपको लिखने की क्या जरूरत है, उनसे अच्छा तो आप नहीं लिख सकते। तब मैं यहाँ कहता हूँ कि देखिए, विषय वही है। जैसे किसानों पर कई लोगों ने कविताएं लिखी, मैं भी लिखूंगा, लेकिन सबका लक्ष्य अलग होता है, और ये लक्ष्य होता है आत्मज्ञान। हमारे विचार उस कविता के माध्यम से कहां पहुंच रहे हैं, और किस आत्मज्ञान की ओर हम अग्रसर हैं, यही कविता का लक्ष्य होता है। तो जो तुलसीदास जी ने लिखा, जो आदि कवि वाल्मीकि जी ने लिखा, हम वैसा तो नहीं लिख सकते, उनसे अच्छा नहीं लिख सकते, उनके समकक्ष भी नहीं हम आ सकते, परंतु मेरे विचारों में विभीषण क्या है, मैं ये लिख सकता हूं, लिखने का प्रयास कर रहा हूं। बिल्कुल, तो आपका उसका प्रश्न का उत्तर ना है कि अभी आप जी, अगली कविता नहीं नहीं, नहीं बनाएंगे। अगली कविता नहीं, लेकिन हाँ जल्दी, मतलब क्यों, इन 5 कविताओं के अलावा मैं, मेरी जो छठी कविता होगी वो इस पे जरूर मैं आपको प्रेषित चलिए, तो करूंगा मैं जल्दी। दर्शकों को बधाई देता हूँ कि आज के मुद्दे की सार्थकता इसी में रही कि हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं युवा कवि पंकज पंडित जी, उनकी कविताओं में समलैंगिकता के मुद्दे को भी स्थान मिलेगा। इस फेस टॉक का उद्देश्य भी यही था कि कहीं ना कहीं चर्चा के माध्यम से हम लोगों के आम जीवन में इन मुद्दों को उतारें। तो पंकज जी, आपका धन्यवाद, और आपकी ऐसी कविता का हमारा इंतजार रहेगा। जिस दिन भी आप ये कविता जी लिखेंगे, बिल्कुल, आपके साथ दोबारा ये फेस टॉक का कार्यक्रम में करने का प्रयास करेंगे। आपका हाँ और बिल्कुल, ना बिल्कुल। का पांचवा सवाल है, और इसके बाद जी, हाँ और ना के प्रश्न नहीं रहे। पांचवा सवाल यह है कि कवि बनने का सफर आजकल राजनीति पर खत्म होता है, हाँ या ना? देखिए, मैं यहाँ भी आपका ध्यान चाहूंगा
मेरे मायने में जब लोग कहते हैं कि आप राजनीति करेंगे, तो मैंने कहा जी हाँ। जी अगर आप सोचते हैं कि राजनीति लूटपाट, डकैती, किसी गरीब का शोषण करना, बिल्कुल। अपने स्वार्थ को सिद्ध करना, अपने घर जी को भरना है, तो मैं ऐसी राजनीति कदापि नहीं करूंगा। जी लेकिन जहां गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ितों को न्याय की बात होगी, जहां जी गरीब और अमीर में भेदभाव की बात होगी, जहां जात पात की बात होगी, जहां हिंदुस्तान को महान बनाने की बात होगी, अगर ऐसी कोई राजनीति होगी, ऐसी कोई विचारधारा की राजनीति होगी, तो बेशक मैं करूंगा। और ऐसी राजनीति कर कर मैं हिंदुस्तान के भविष्य को उज्जवल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करूंगा। क्योंकि जब दरअसल राजनीति को लोग कहते हैं कि राजनीति कीचड़ है, लेकिन मेरा नाम ही पंकज है, और पंकज कमल का पर्यायवाची होता है, और कमल कीचड़ में ही खिलता है। तो अगर मैं अभी तक नहीं, हालांकि अभी कुछ मैंने किया नहीं है विशेष, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि खिलकर मैं उन लोगों का भला कर सकूं, उनके लिए कुछ कर सकूं जिनके लिए अब तक इस नेताओं ने, अब तक समाज ने कुछ नहीं किया है। अगर ऐसी कोई राजनीति होगी तो मैं जरूर करूंगा। पंकज जी, इस बार चूंकि आप पहली बार हमारे मेहमान हैं, तो मैंने आपको प्रश्नोत्तरों में काफी रियायत दी है। अन्यथा आपको सफाई जी का मौका नहीं मिलता हाँ और ना में जवाब देने होते। तो लेकिन हम इन 5 जी बिंदुओं को दोबारा दोहराएंगे और सिर्फ हाँ और ना में आपकी बार बोलना है, फिर अगले 5 प्रश्न पूछूंगा मैं आपसे। अगली जी। कविता आप समलैंगिकता के मुद्दे पर लिखेंगे, हाँ या ना? नहीं। हास्य व्यंग को छोड़कर सभी कविताएं लयबद्ध चाटुकारिता हैं, हाँ या ना? हाँ। अधिकांश राज कवि हमेशा से राजाओं के चाटुकार रहे, हाँ या ना? हाँ। हाँ। कवि संवेदनशील मुद्दों पर कविताएं करने से डरते हैं, हाँ या ना? हाँ। और आखिरी 5वां सवाल, कवि बनने का सफर आजकल राजनीति पर खत्म होता है, हाँ या ना? हाँ। तो आपने 4 में हाँ कहा, 1 में ना कहा। अब मैं आपको उन 5 प्रश्नों की तरफ ले जाता हूं जहां आपको एक विकल्प चुनना है। जी और यहाँ पर भी अब आप सफाई देना चाहें तो थोड़ी बहुत दे सकते हैं, क्योंकि पहला आपका वो है, इसलिए आपको थोड़ी सी रियायत दे रहा हूँ। अन्यथा ये स्ट्रिक्ट यस और नो या ए और बी वाले सवाल हैं। पहला सफाई सवाल आपका ये है। प्रश्नों के बाद हम इस पर जरूर चर्चा करेंगे, जी लेकिन बिल्कुल अभी हम बिल्कुल आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। पहला प्रश्न है आपके लिए, इसमें आपको एक विकल्प चुनना है। मान लीजिए कि आप एक बहुत सुंदर कविता लिखते हैं, वो आपको भी दिल के बहुत करीब है, बहुत अच्छी कविता है, और वह कविता एक महत्वपूर्ण पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार या साहित्य अकादमी के पुरस्कार के लिए नामित हो जाती है। कुछ चुनिंदा कविताओं में आपकी कविता का भी नामांकन साहित्य अकादमी पुरस्कार या ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए हो जाता है। आपको प्रश्न सुनाई दिया? जी। तो यदि पुरस्कार अनाउंस होने से एक दिन पहले कोई दूसरा कवि जिसकी कविता भी ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए नामित हुई है, वो आपको यह कहे कि आप 1 करोड़ रुपए ले लें और अपनी कविता वापस ले लें, तो आप 1 करोड़ रुपए चुनेंगे या अगले दिन पुरस्कार अनाउंस होने का इंतजार करें? उत्तर दूं? जी जी, 1 करोड़ तो कभी नहीं चुनूंगा। जी जी बिल्कुल सही। हम प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, इस पर चर्चा तो हम करेंगे ही। अभी आप सिर्फ, तो जी आपने अभी जी। विकल्प को चुना है कि आप अपनी कविता को पैसों के ऊपर ज्यादा तवज्जो देंगे। अगला प्रश्न है आपसे है कि कौन बेहतर रचनाकार, एक स्त्री या एक पुरुष? ये तो बड़े असमंजस में आपने डाल दिया है, कौन बेहतर रचनाकार, स्त्री या पुरुष। लेकिन यदि ईश्वर से ये प्रश्न पूछा जाए, या फिर एक मतलब सफाई आप, हम मैं बात स्वयं करेंगे पुरुष पंकज नहीं। जी, सफाई हम बात करेंगे। अभी स्त्री। आपको ये विकल्प चुनना है। स्त्री स्त्री। स्त्री, स्त्री एक बेहतर जी रचनाकार है आपके हिसाब से, ठीक है। जी। अगला प्रश्न है आपके आपके साथ परिचित के या कवि हैं श्री प्रकाश पटेरिया जी, ये कवि हैं। जी। मैं आपसे अगला प्रश्न पूछता हूँ कि कौन बेहतर कवि है, श्री प्रकाश पटेरिया जी या श्री पंकज पंडित जी? श्री प्रकाश पटेरिया। ठीक है, तो आपने अपने अपनी कविताओं से ऊपर अपने मित्र या परिचित व्यक्ति की कविताओं को रखा है कवि की, तो निश्चित ही बेहतर कवि होंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं इनकी कविताओं के लिए भी, और यही आपकी सज्जनता, महानता है कि आप अपने से ऊपर अपने मित्रों की कविता को देखते हैं। एक जी और प्रश्न है आपके लिए, वह प्रश्न मैं आपसे अभी पूछूंगा नहीं, सबसे अंत में वह प्रश्न आपसे पूछूंगा मैं, और हो सकता है आप उसको स्किप कर दें। लेकिन अभी तक जो चर्चा हुई है प्रश्नों के माध्यम से, यदि आप उन पर कुछ कहना चाहें तो आप अवश्य कह सकते हैं।
जी, एक प्रश्न आपने पूछा कि कौन रचनाकार श्रेष्ठ है। देखिए कि व्यक्ति स्वयं को कभी महान नहीं कहता है, और आप अगर स्वयं को बड़ा कह के बड़ा बनना चाहते हैं तो ये जी, आपकी मूर्खता है। आप जितना छोटा रहेंगे उतना दुनिया आपसे प्रेम करेगी, और इसके अलावा कुछ है भी नहीं दुनिया में। और जहां तक मुझे लगता है कि दुनिया में मैंने तो माँ से ही ज्यादा प्यार किया है, तो हो सकता है मेरे लिए माँ ही इस सृष्टि की रचनाकार है और सब सर्वश्रेष्ठ है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। और श्री प्रकाश पटेरिया जी की जहां तक आपने बात कही, मैं तो उनसे कहीं तुलना, सुमित ओरछा जी ने कहीं लिखा है कि नाजायज संतानों को स्वीकार नहीं करते हैं हम, बात बराबर की ना हो तो वार नहीं करते हैं। जी, तो मैं उनके बराबर में नहीं हूँ, आप उनको छोड़ो, मैं उनके बराबर में नहीं हूँ, उनके समकक्ष नहीं हूँ। बहुत बड़े रचनाकार हैं, बहुत प्रतिभाशाली अद्भुत व्यक्तित्व हैं, उनका प्रणाम, उनके लिए मेरा सादर प्रणाम है। और एक और शायद कोई प्रश्न छूट रहा है जिस पर चर्चा मैं करना चाह रहा था। तो मैं आपको प्रश्न याद दिला देता हूँ। हास्य व्यंग, लयबद्ध चाटुकारिता, समलैंगिकता का मुद्दा, राज कवि, संवेदनशील मुद्दे और राजनीति पर कवि बनने का समय। हाँ, अब जहां तक सफर की बात है तो अब जैसे आज लोग कुछ कुछ लोग कहते हैं कि काश आज अटल जी होते, लेकिन जब अटल जी थे तब हमने उनके व्यक्तित्व को नहीं पहचाना। जिन अटल जी को 1980 1985 में देश की कमान को संभालना था, उन्हें देश 1996 में लगाम हाथ में मिली देश की। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। उसके बाद हम समय को कोसते हैं, काल को कोसते हैं कि हमें सही समय पर सही नेता नहीं दिया गया। तो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि हम सही समय पर सही व्यक्तित्व का सही सदुपयोग करें। इसलिए मुझे लगता है आवश्यकता है, अगर कोई व्यक्ति जो स्वाभिमान के साथ देश की सेवा करना चाहता है ईमानदारी के साथ, तो फिर उसे राजनीति में आना चाहिए। जी। तो आपसे 8 प्रश्न हो गए, आपने सभी के जवाब जी। दिए। अब 2 प्रश्न और मैं आपसे पूछूंगा, आप चाहें तो उनमें से एक छोड़ भी सकते हैं। एक प्रश्न यह है, जी। कविताओं से जुड़ा हुआ है। रश्मि रेखा जो रचना है वो किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर या बाल कृष्ण शर्मा नबी? रश्मि रेखा। रश्मि रथी तो रामधारी सिंह दिनकर की है। जी, रश्मि रश्मि रेखा। रथी। रश्मि रेखा लेकिन कौन? अगर आपने रश्मि रेखा का पूछा है तो रश्मि रथी, रश्मि, इस पर भी मैं दिनकर जी का ही तो मानूंगा आपने कि जो ये भी दिनकर जी। जी पहले जो आपने कहा कि रश्मि रति रामधारी सिंह रश्मि। की कविता है, वो तो आप बिल्कुल सही है। हाँ। लेकिन रश्मि हाँ। रेखा जो है वो बाल कृष्ण शर्मा नवीन व्यास जी की। नवीन की है तो जी। निश्चित ही आपका बहुत ही सही आपने अनुमान लगाने का प्रयास किया, आप लोग वहां तक पहुंचे। अब अंतिम प्रश्न जी। आपसे मेरा यह है कि, और इसको आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, कि क्या जी। आप भविष्य में चुनाव लड़ेंगे, हाँ या ना? जी, ये तो काल पर ही निर्भर करेगा, समय पर निर्भर करेगा। अगर समाज को, और जैसे कई बार सर होता क्या है कि हम जिस काम के लिए अग्रसर हैं, जैसे मैं आज ईमान कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैंने एक दृढ़ संकल्प लिया है। अधिकांशतः ऐसे हल्का फुल्का हो सकता है कभी, लेकिन जहां बात बिल्कुल फैसले की हो तो वहां मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। अब यदि कहीं झूठ बोलकर किसी की भलाई हो रही हो तो वहां झूठ बोल भी देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी ऐसा कहा है। अब रही बात चुनाव की, अगर कल के दिन मेरा काम कविता से नहीं चलता है, यदि जिस उद्देश्य को लेकर मैं काम कर रहा हूं, अगर ये काम कविता के माध्यम से सफल नहीं होता है, और मुझे लगता है कि राजनीति में आकर फिर मैं उस काम को अंजाम दे सकता हूं, तो बेशक मैं उस चुनाव में लड़ूंगा और राजनीति में आना चाहूंगा। लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं चुनाव लड़ूंगा ही। अगर ईश्वर की कृपा रही और मेरे चारों ओर अंधियारा मिटा रहा, सूर्य का प्रकाश बना रहा, तो फिर मुझे आवश्यकता नहीं है दीपक दिखाने की। लेकिन यदि अंधेरा होगा तो फिर मैं प्रयास करूंगा कि स्वयं की पसीने से सींचकर एक दीपक को जला सकूं। अगर हम सारी परिस्थितियां छोड़ दें और यदि और किंतु भी छोड़ दें और सीधा सा आपसे जवाब पूछें कि क्या आप भविष्य में चुनाव लड़ेंगे, हाँ या ना, तो आपका जवाब क्या है? अभी से तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, तो आप ना अपने कह सकते हैं। नहीं, ना ना भी नहीं कह सकते। धर्म संकट है, तो ये आप विभीषण की निश्चित कर स्थिति सकते ठीक हैं, मेरे 10 में से साथ एक है। सवाल तो आप छोड़ भी सकते हैं अगर आपसे चलो गलत फिर है। इसे स्किप ही कर दीजिए आप। कभी इसीलिए कभी ये हारना सवाल भी मैंने अच्छा आपसे होता है। प्रारंभ में नहीं पूछा, कि ऐसा ना हो कि जी। बाकी सारे सवालों में फिर आप असमंजस महसूस करें, इसलिए अंत में पूछा था। तो आपसे आज का जी। प्रश्नों का जो एक सेशन था 10 सवालों का, वह पूरा हुआ। आपने बहुत अच्छे जवाब दिए, पूरे आपने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिए, और
और आपके जो जवाब सुनकर आनंद आया, मजा आया, रोचक सवाल थे। मैंने प्रयास किया था कि ठीक ठाक सवाल हों, आपके स्तर के सवाल बने हों, यह मैंने कोशिश की थी। तो आपको ठीक ठाक सवाल भी लगे होंगे, लेकिन निश्चित ही आपके जवाब लाजवाब थे। और अब हम वार्ता को लगभग खत्म करेंगे थोड़ी ही देर में। अंत में एक बार फिर से दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आज हमारा जो मुद्दा जो था, मुख्य मुद्दा, वो समलैंगिकता का था। और हमारा प्रयास फेस टॉक के माध्यम से यह है कि हम ऐसे गैर आम मुद्दों को आम जनता से या ऐसे लोगों से बात करें जो आम जनता के बीच से आते हैं। देखिए, किसी बड़े व्यक्ति से या ऐसे व्यक्ति से बात करने से जो बड़ी हाई सोसाइटी से आता है, उनके अलग व्यू पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत माइनॉरिटी को व्यक्त करते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो एक उच्च समाज से या ऐसे समाज से आते हैं जहाँ ये मुद्दे गैर आम नहीं है, वहाँ उनके लिए वो मुद्दे आम है। लेकिन जहाँ मेजोरिटी की बात आती है, ग्रामीण परिवेश की बात आती है, छोटे मध्यम परिवार और शहर की बात आती है, वहाँ पर ये सारे मुद्दे गैर आम। तो फेस टॉक का प्रयास ये है कि गैर आम मुद्दों पर हम ऐसे व्यक्तियों से चर्चा करें जो अपने क्षेत्र में तो खास है, लेकिन फिर भी उनकी आम जनों के बीच में उपस्थित है। तो हमारा प्रयास आज यह था कि हम समलैंगिकता के मुद्दे पर हमारे बुंदेलखंड के जो युवा कवि पंकज पंडित जी हैं, जो आज हमारे मेहमान, हमसे चर्चा करें। एक सार्थक चर्चा हुई और पंकज जी ने इस बार हमें एक आश्वासन भी दिया है कि कुछ कविताओं के बाद वो समलैंगिकता पर भी एक कविता लिखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही वह कविता हमें सुनने को मिलेगी उनके माध्यम से, उनके यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के माध्यम से। लेकिन मेरा उनसे अनुरोध यह है कि जब भी वह कविता लिखें, 5 मिनट का समय वो फेस टॉक के लिए अलग से निकालें और वह कविता अपने साथियों के लिए एक बार फेस टॉक के माध्यम से वो सुनाना चाहेंगे। और इसके अलावा आपसे जितनी भी बातें हुई, मैं बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप हमारे चैनल पर आए, इस फेस टॉक का हिस्सा बने, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे आप इसी तरह नाम करते रहें, कविताओं के माध्यम से, अपने कर्मों के माध्यम से, अपने माता पिता का, अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र बुंदेलखंड का, और अंत में इस भारत देश का आप नाम हमेशा विश्व पटल पर करते रहें। यही शुभकामनाएं आपके लिए हैं। आप इसी तरह सहज बने रहें, सबके लिए सर्वदा उपलब्ध हैं, और अपने जो व्यक्तिगत जीवन में आपको हमेशा सफलताएं ही मिले, कभी किसी तरह की कठिनाई ना हो, यह भी हमारी ईश्वर से दुआ रहेगी। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं आपसे चाहूंगा कि यदि आप कुछ शब्द हमारे दोस्तों साथियों के लिए कहना चाहें तो अवश्य कहें। अभी आपसे कनेक्टिविटी थोड़ी टूट गई है। पंकज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आवाज तो आ रही है। जी, मैं अंत में यही चाहूंगा कि आप ये हम वार्ता खत्म करें उससे पहले यदि आप कोई संदेश समाज को, देश को या हमारे व्यूअर्स को देना चाहें। जी जरूर। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आप अपने व्यक्तिगत चरित्र का निर्माण ना करें, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करें अपने अंदर। और प्रत्येक निर्णय लेने से पहले, प्रत्येक काम करने से पहले देश को जरूर सोचें कि मेरे काम से देश को कोई हानि तो नहीं पहुंच रही है, देश का नाम नीचे तो नहीं जा रहा है। ये जरूर आप याद रखें। और राष्ट्रीय चरित्र मेरे ख्याल से, मेरे नजरिए से बहुत अति आवश्यक है आपके लिए, हमारे लिए, देश के लिए। और पहली बात तो। और दूसरी बात, अक्षय जी, मैं आपसे कहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका कहना चाहता हूं कि मुझे फेस टॉक के माध्यम से अपनी बात रखने का अवसर आपने प्रदान किया, और सदैव मुझे आपसे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, मिलती रहेगी, ऐसी मुझे आपसे आशा है। और इसी आशा के साथ जितने भी लोग इस पेज से जुड़े हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय हम दोनों के लिए दिया। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो ये थे हमारे साथ पंकज पंडित जी, जिन्होंने आज हमसे बात की, बुंदेलखंड के युवा कवि, जिन्होंने आज हमसे बात की समलैंगिकता के विशेष मुद्दे पर, जिन्होंने हमसे बात की कोरोना के समय में किस तरह से हमें अपना घर बनाए रखना है। उन्होंने हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के सेशन का बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए, और उनसे हमें उनके चरित्र और उनके व्यक्तित्व के बारे में जानने का एक और अच्छा अवसर मिला। आप सभी ने उनकी बातों को सुना और धैर्य बनाए रखा, उसके लिए भी आप सभी का धन्यवाद। अंत में इस वार्ता को खत्म करने से पहले मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि समलैंगिकता का जो व्यवहार है, हमारे जो समलैंगिक साथी जहाँ भी आप उन्हें समाज में मिलते हैं, उनसे आप जुड़ते हैं या वो आपके मित्र बनते हैं, हमेशा प्रयास करें कि वो अपने जैसे ही हैं या मानकर उनसे व्यवहार करें। कभी भी उनसे पूर्वाग्रह से ग्रस्त व्यवहार ना करें। वह हमारी और आपकी तरह ही एक भगवान के बनाए गए बहुत अच्छे इंसान हैं। उनका भी आपकी हमारी तरह ही एक तरह का स्वभाव है जो हम सभी को पूर्ण बनाता है। इसलिए समलैंगिकता के मुद्दे पर आपसे सभी से यही अनुरोध है कि समलैंगिक जो भी व्यक्ति आपसे कहीं समाज में मिलते हैं, उनको
हमेशा एक अच्छी दृष्टि से ही देखें, उनके प्रति हमेशा एक अच्छा ही व्यवहार रखें, कभी भी किसी के साथ भी कोई गलत व्यवहार ना करें। और यह भी आपको बताना आवश्यक है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समलैंगिकता व्यवहार को अपराध बनाने वाली धारा 377 के उन प्रावधानों को रद्द कर दिया गया है, जिसमें इसे एक अपराध माना गया। अंत में फेस टॉक के माध्यम से मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि उन सभी गैर आम मुद्दों पर इसी तरह हम आम व्यक्तियों से जो आम समाज के बीच से आते हैं, लेकिन खास उनसे बात करते रहेंगे और गैर आम मुद्दों को आम जनता के बीच में प्रयास पहुंचाने का प्रयास हम करते रहेंगे।